અને આપણે નોર્મલી એવું વિચાર કરીએ કે કોઈ અહીંયા આવે તો એનો લાભ આપણે કેવી રીતે લઈ લેવો, मतलब कैसे, क्या कि हमारे इधर कोई ना कोई गेस्ट आता है तो फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई हमको उसका फायदा कैसे ले। क्या कि बिजनेस में वैसे फायदा वाली बात ही होती है, तो वैसे हमारी आदत हो गई है फायदा लेने की। तो महेंद्र भाई का मैं अभी इंट्रोडक्शन शॉर्ट में रखता हूँ, बाकी तो बात वो ही करेंगे। तो महेंद्र भाई 2006 मतलब आपका, हाँ 2004 से मध्यस्थ दर्शन के साथ में वो जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक शिक्षा में अच्छा काम किया है। दोनों बच्चों, आनंदी बेटा और देवम बेटा जी, दोनों का जो स्कूलिंग है वो कनाडा में तो वैसे मतलब बिल्कुल एजुकेशन फ्री है, और घर से पिकअप करके छोड़ना वो भी फ्री है। फिर भी ये दोनों का एजुकेशन उन्होंने मतलब घर पे होम स्कूलिंग में किया। और नियोमी दीदी वो कनाडा में टीचर्स है, मतलब उधर टीचर है, तो टीचर का जॉब उधर बहुत रेप्यूटेड जॉब गिना जाता है कनाडा में। एकदम बाकी जैसे आईटी वगैरह का जॉब का जैसे वो हिसाब से उधर टीचर मतलब बहुत अच्छी। तो वो दोनों ने मिलके ये बच्चों का भी पूरा होम स्कूलिंग किया, और वो करते 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 एजुकेशन का ये दोनों का ये था। और दोनों का मिलन भी ऐसे इधर इंडिया में कोई शिविर इंग्लिश में हो रहा था मेरे हिसाब से मसूरी में, हाँ मसूरी में 2005 में। तो नियोमी दीदी भी उधर से कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ इसके लिए आए थे ना, एजुकेशन, हाँ हाँ उन्होंने जूइश ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था, तो वो टाइम पे इंग्लिश में शिविर हो रहा था, तो वो उधर मिलना हुआ। और दोनों का एक मतलब फिर बात ऐसा हुआ कि हम दोनों का जर्नी एक जैसा है, तो फिर मैरिज डिसाइड किया। अभी महेंद्र भाई एकदम इधर इंडिया के बिल्कुल गांव में बड़े पले, और वो उधर मतलब एकदम धर्म भी अलग, कंट्री भी अलग, सब कुछ मतलब कोई भी चीज वैसे मिलने वाली नहीं है। और फिर भी आज तक दोनों का शादी के बाद में भी मतलब इतना हार्मनी चल रहा है। मैं तो लास्ट टाइम आए थे तो हम अपने घर पे ही रुके थे, तो काफ़ी इतना डिटेल में उनके साथ जो बात हुआ, तो इतना हार्मनी से सब कुछ ठीक से इतना अच्छा चल रहा है। और वो करते करते अभी मतलब ये हर स्कूल में जो अभी चल रहा है स्कूलिंग सिस्टम, वो स्कूलिंग सिस्टम चालू सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें फिर ये मध्यस्थ दर्शन का मतलब उसका कैरिकुलम कैसे हो जाए, उसके हिसाब से दोनों मिलके बहुत काफ़ी कर। और दोनों के साथ में इंडिया के काफ़ी बड़े लोग हैं जो एजुकेशन के फील्ड में जुड़े हुए हैं। वो लोग मेरे हिसाब से लास्ट 3-4 साल से, हाँ 4 साल से कैरिकुलम बनाने में और उसमें पूरा टीम लगा हुआ है। तो बहुत काफ़ी एजुकेशन के पीछे काम किया है। और उन्होंने उधर जाके जॉब नहीं किया, लेकिन उधर उनका बिजनेस ऐसा सिलेक्ट किया है कि उसमें फ्रीडम भी इतना ही है, काम करने का भी इतना ही है, और अपना ये भी चल रहा है। उधर पहले जो प्रॉपर्टी थी, अभी अभी अल्बर्टा में है ना, हाँ ब्रिटिश कोलंबिया में बराबर है, हाँ अल्बर्टा में हाँ पहले थे है, और अभी ब्रिटिश कोलंबिया में दूसरा प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या है कि टूरिस्ट लोग आते हैं, लॉजिंग और बोर्डिंग का काम है, वो लोग बुकिंग करके आते हैं उधर। और फिर जब जब मतलब समझो इसको 2 महीना 3 महीना इंडिया आने का हुआ, तो फिर बुकिंग भर लेना बंद कर दिया, तो किसी को पूछने का नहीं है, कुछ नहीं है। और लॉजिंग बोर्डिंग में पूरा मतलब जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं, तो और उनके साथ फिर मतलब बाकी का भी काम काज ये भी होता है। तो और उसके हिसाब से आए हुए काफ़ी लोग यूरोप में से और स्पेंसर वगैरह जो भी है उधर ही रुक गए फिर, कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो उनका उधर फैमिली भी बड़ा हो गया है।
तो एकदम बढ़िया, अभी नई प्रॉपर्टी भी ली है और उधर अच्छा सा मतलब वेदर अच्छा है, अभी सुबह में वही बात हो रहा था, तो उधर पूरी बागबानी मतलब फूड फॉरेस्ट्री लगा के ये कर रहे। लेकिन अभी उनका मन ऐसा है कि आनंदी बेटा जी को जो अभी 7 पूरा किया उन्होंने, 7th में है, तो 8th में अभी उनको 12 साल की हो गई है, तो उनको उधर की जगह पे इंडियन कल्चर में ज़्यादा रखना वो सोच रहे। तो दोनों लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी अगले आने वाले मतलब 5-6 साल जो भी है, तो वो ज़्यादा तक 7-8 महीना इंडिया में बिताएंगे, 3-4 महीना उधर जाएंगे, ऐसे करके एजुकेशन पे उतना फोकस करके ये उनके किया है। तो मैं उसका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और हम मतलब आज महेंद्र भाई का जो भी है वो बात सुनेंगे, और एजुकेशन के लेवल पे बच्चों के लिए, और ऐसा कोई भी अपने को क्वेश्चन आता है तो वो बात फिर अपन मतलब क्या है कि थोड़ा संवाद विधि से भी चलेंगे भैया, बराबर। ओके, थैंक यू। नियोमी आना है, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। का जो यूज है और इधर आने के मध्यस्थ दर्शन के लिए उन्होंने हिंदी सीखा है। हाँ उनके मुंह से हिंदी सुनना भी अपने लिए बहुत अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, मैं आ सकती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा मैं स्वीकारूंगी कि आज मैं ज्यादा सुनेंगे। किसी लोग का कुछ प्रश्न है तो मैं कुछ मैं उत्तर देंगे। नहीं मैं इस पे मैं बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, जब मुझे जरूरत आएगी तो सभी को नमस्ते। मुझे लगता है दशरथ भाई ने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। तो मैं बनारस के पास का रहने वाला हूँ। मेरे टोन में थोड़ा भोजपुरी आपको सुनाई देगा, है ना, हल्का। और मैं आज तक इसको सुधार नहीं पाया, और ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं लगती है। जो है ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। नियोमी से मेरे मिलना 2005 में हुआ और 2006 में हम लोग की शादी हुई। 2007 से मैं कनाडा में हूँ। मेरी माँ भी अभी मेरे साथ है, मेरे बहन के 2 बच्चे हैं हमारे साथ हैं। तो 2 भाग में अपनी बात रखते हैं। जर्नी वाला तो मैं कभी और शेयर कर लूँगा, मालूम हो जाएगा। एक तो ये है कि थोड़े बहुत दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे, और फिर इस दर्शन में जो एजुकेशन का स्वरूप निकलता है उस पर चर्चा करेंगे, और एक कर सकते हैं कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं और जहाँ हमको पहुँचना है हम कैसे पहुँचे वहाँ। तो हम दोनों का बैकग्राउंड एजुकेशन का ही है। पहले मैं सुमैया विद्या विहार सुना है, सुमैया कॉलेज, सुमैया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बॉम्बे, तो उसमें मैं काम करता रहा। शांतिलाल सुमैया जी रहे, उनसे मेरा बहुत अच्छा एक घनिष्ठ संबंध कह लो रहा। तो उनके साथ लंबे समय तक हमने काम किया कैंपस में। और नियोमी तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक तरह से यूनिवर्सिटी लेवल का उस तरह से पढ़ाने का रहा, और नियोमी का बच्चों का रहा, एलिमेंट्री K to 6, तो उसमें वो पढ़ाती रही। तो जो बच्चों का एजुकेशन है अभी वही करती है, और जो जीवन विद्या शिविर इस तरह से चलते हैं उसको मैं लेता हूँ। और पिछले 18 साल हो गया मुझे मध्यस्थ दर्शन से जुड़े हुए। उसमें लगभग 3 से 4 साल मैं नागराज जी के साथ रहा, उनके घर पे, हम सभी परिवार सहित। तो बाबा जी के साथ उनके घर पे रहना हुआ हम लोगों का। तो मुझे लगता है कि जो अध्ययन का बड़ा भाग है, एक भाग है दर्शन और दूसरा भाग है उनके साथ रहते हुए जीने का एक स्वरूप। क्योंकि कोई दर्शन है अगर वो जीने में नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो मुझे हमेशा लगता रहा कि हम लोग जो कमाना खाना वो तो चलता ही रहता है, सभी का चलता है। कम है, जब हम लोग के पास कुछ भी नहीं था तब भी चल रहा है, काफ़ी हो गया तो भी चल रहा है। तो कुछ समय ऐसे आता है कि निर्णय करना पड़ता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो उस समय हम लोगों ने नौकरी को थोड़ा
साइड में रख करके ये लगा कि अभी जब तक बाबा जी का शरीर है, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता था और मैं कुछ कर पाऊँगा, कि मुझे उनके साथ रहना है। तो हर साल 4 से 6 महीने हम लोग फिर इंडिया आते रहे। बच्चों का भी ऐसे ही रहा, बचपन से 6 महीने इधर 6 महीने उधर। तो इनका भी एक्सपोजर काफ़ी इंडियन वाला भी है और वहाँ का भी है। और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ी घटना घटी है वो यही है कि बाबा जी के साथ मुझे 3-4 साल रहने का अवसर मिला, और उसमें एक जागृत मानव कैसे रहता है, कैसे निर्णय करता है, कैसे खाना खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लाइफ में है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कैपिटल या एसेट मैं भी सोच नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे जाऊँगा, मैं यहीं बोर्ड पे 2-3 शब्द लिखे, ये वाला लूँगा मैं सबसे पहले, और फिर मैं एजुकेशन पे आऊँगा। ठीक रहेगा? और बीच में कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा है जो उसने शिविर नहीं किया है, कि सभी लोगों ने किया है? सब लोगों ने किया है ना? तो यहाँ लिखा है शब्द, अर्थ और वास्तविकता। इसमें एक शब्द और मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पे कोई भी लिख दे, गुजराती में वस्तु, वस्तु / वास्तविकता। बस, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ना इसके पहले वस्तु लिख दीजिए। बस वस्तु और वास्तविकता एक ही चीज है। ठीक है? तो हम सबकी जो जर्नी, अभी मैं जो भी बोलूंगा क्या है, एक शब्द है, राइट? और हम सब का ना ये जो शब्द है उसका एक अपना इंटरप्रिटेशन होके रखा हुआ है। एक नॉम चॉम्स्की हुए काफ़ी बड़े लिंग्विस्टिक के बहुत बड़े कह लो थिंकर, पूरे ग्लोबली अगर देखोगे तो बहुत बड़ा नाम है नॉम चॉम्स्की का। MIT में थे वो, तो उन्होंने लैंग्वेज पे बहुत काम किया, और उसमें एक बात समझ में आई उनको कि लैंग्वेज ना बहुत ट्रिकी चीज़ है। हम सोचते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन आमतौर पे ऐसा हो नहीं पाता है, और ये बहुत ही कठिन काम है। उनके हिसाब से तो दुनिया का सबसे जो बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि कम से कम मानव बोल रहा है और दूसरा समझ पा रहा है, लेकिन पूरा समझना होता नहीं है। और आप अगर थोड़े से पीछे जाएंगे परंपरा में, तो परंपरा में ये बात रखी गई है कि जो शब्द है, शब्दों से सच्चाई को बताया नहीं जा सकता है। जो सत्य है वो अव्यक्त है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा आप लोगों ने सुना है कि नहीं? तो जो मध्यस्थ दर्शन में एक सबसे यूनिक बात क्या चीज है कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसको शब्दों से बताया जा सकता है। तो हमारे पास आज क्या है बताने के लिए? एक ही चीज है, वो है शब्द। तो एक बहुत बड़ा धरती पे जो काम हुआ है, मैं कह रहा था कि जो वास्तविकता है उसको शब्द से व्यक्त कर सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए क्या ये सब शब्द है, और हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ है। तो जिस अर्थ में मैं बोल रहा हूं या जिस अर्थ में आदरणीय बाबा जी बोल रहे हैं, वही अर्थ मेरे तक पहुंचे, उसको पहुंचाने के लिए बाबा जी ने क्या किया? परिभाषा दे दिया। और हर एक परिभाषा, जैसे अपने समझो न्यूटन के, हाँ ना, न्यूटन का थियरी है, तो ये पहला नियम है, दूसरा नियम है। तो हर एक शब्द एक निश्चित समझो नियम को, एक निश्चित अर्थ को बताता है। तो जो मध्यस्थ दर्शन में अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है शब्द से अर्थ तक पहुंचना। जैसे हम बोलेंगे अभी एजुकेशन, तो क्या मतलब है, ये सबसे पहले आएगा। हम सभी बच्चों का एजुकेशन तो देना चाहते अच्छा, लेकिन अच्छा क्या चीज है? या एजुकेशन और अच्छा, इन दोनों को मिलाकर कैसे देखते हैं, ये सब सवाल है। तो हमारा अच्छा अलग, आपका अच्छा अलग, एक जो इंडियन लोग हैं उनका अच्छा अलग, जो अमेरिकन है उनका अच्छा अलग। जो हम लोग सोच रहे हैं एक तरीके से, अगर ट्रेडिशन में जाएंगे 1000 साल पहले, उनके अंदर जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है और जो आज एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, एक ही है कि अलग होगा?
जब हमको मान लो एक वैदिक काल में एक मानव अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है और आज हम देना चाहते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है कि अलग? तो क्या हो रहा है कि शिक्षा का कोई सार्वभौम एक यूनिवर्सल अभी डेफिनेशन नहीं हो पाया, ऐसे किसी भी चीज का नहीं हो पाया। तो जो सबसे पहला हमको समझना है शब्द, अर्थ और वस्तु। इस पे कोई बताएगा क्या मतलब है? किसी ने डिस्कस तो किया होगा ना। मैं इस पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ ना उसी को मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि कर लेता हूँ। आप लोग का डिस्कशन हो चुका है इसलिए मैंने इसको चुन लिया। वस्तु क्या चीज है? एक एग्जांपल कोई वस्तु का। यहाँ पे गोष्ठी के लिए मिले थे तब मोनिस ने समझाया था कि जैसे कि एक पेन है तो उसको हम अलग अलग शब्द में अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पेन बोलते हैं तो साउथ में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन उसका अर्थ तो एक ही है और उसकी वास्तविकता सिर्फ लिखना ही है। अच्छा, बढ़िया। जैसे पानी है, हाँ पानी, वाटर, हाँ शब्द हो गए, हाँ उसका अर्थ है कि H2O, उसका जो वो जिस टाइप से बना है वो उसका अर्थ हो गया, और वो प्यास बुझाता है, वो उसके वो वस्तु वो वास्तविकता है। बहुत बढ़िया है। तो यही एग्जाम्पल लेते हैं पानी वाला, सिंपल। तो एक शब्द है पानी, पानी का कोई अर्थ होगा जैसे बताया भैया ने, प्यास बुझाने वाली वस्तु, और उसके पीछे ना एक वस्तु है, रियल वस्तु है। तो जो हमको प्यास लगती है वो किससे बुझ रहा है प्यास? पानी से। जो दूसरा हमको समझना है कि जो पानी वस्तु है उसमें शब्द नहीं है कि है? नहीं, वो शब्द नहीं, वो तो हमने दिया। हमने दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि ना परंपरा में क्या हुआ, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ये है, सब बहुत उसकी महिमा है। इसलिए उसको समझना जरूरी है कि जो पानी है, अगर पानी वस्तु आपको मिल गई तो उसके अंदर कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। हमारी प्यास किससे बुझ रही है? पानी वस्तु से बुझ रही है, ना कि पानी शब्द से। तो जो शब्दों के बीच में जो लोगों का आर्ग्यूमेंट है वो वस्तु को लेकर हो सकता है कि शब्द को लेकर होगा? तो इसका मतलब अगर कहीं आर्ग्यूमेंट है, कहीं डिस्कोर्स हो रहा है, सहमति नहीं है, असहमति है, ये सब ना वस्तु को लेकर नहीं है, खाली शब्द को लेकर है। पकड़ पा रहे हैं आप लोग? तो सारे झंझट कहाँ है? शब्द में फंसा हुआ है। मतलब हर वस्तु को अपने हिसाब से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रेट किया है। इसका मतलब क्या, वो वस्तु मुझ तक अभी नहीं पहुंची है, तभी तो आर्ग्यूमेंट है। अगर वस्तु तक पहुंच जाए तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि सबके लिए वस्तु क्या होगा, एक जैसा कि अलग। ये एक दूसरी बात है कि वस्तु लोगों के लिए अलग अलग नहीं है, वस्तु सबके लिए एक जैसा है, और वस्तु से ही प्यास बुझती है। अब इसी तर्क को ना थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या समझा कि जैसे पानी एक शब्द है और पानी एक वस्तु है, वैसे ही विश्वास एक शब्द है और विश्वास एक वस्तु है। समझ रहे? न्याय एक शब्द है और न्याय एक वस्तु है। प्रेम एक शब्द है, प्रेम एक वस्तु है। नियम एक शब्द है, नियम एक वस्तु है। धर्म एक शब्द है, धर्म एक। हर चीज जिसको आप नाम ले रहे हो वो एक शब्द है और उसके पीछे क्या है? वस्तु है। ऐसे जैसे मानो आप बोल रहे हैं ना, तो जैसे मैं मान लो पैदा हुआ तो मैं मानव के स्वरूप में एक वस्तु हूं, और जो भी पैदा होगा वो भी क्या होगा? वो वस्तु अलग अलग पैदा हो रहा है कि एक ही पैदा हो रहा है? एज ए वस्तु मानव अलग है कि एक है? जैसे मान लो पानी है, पानी यहाँ भी है, पानी कहीं और भी होगा, पानी कनाडा में है, तो पानी वस्तु एक ही है कि अलग अलग? तो ऐसे मानव पैदा हुआ, अभी मानव का नाम हमने रख दिया, इनका नाम महेंद्र है, इसका नाम नियोमी है, ये ज्यूज हैं, ये हैं, ये वो तो नाम हमने रखा है। जो भी ना नाम तो देना ही पड़ता है, लेकिन जो वस्तु है मानव वो एक ही है कि अलग है? समझ रहे आप? तो मानव भी एक वास्तविकता है और वो एक ही जैसा है, अलग नहीं है।
और मानव में जो विश्वास है वो वस्तु कैसा होगा, और उसके अंदर जो न्याय मान लो कभी घटित हो तो वो कैसा होगा, समझ रहे हैं? तो घर में अभी झंझट हो रहे हैं, मान लो विश्वास को लेकर ही आर्ग्यूमेंट हो गया, तो इससे क्या पता चलता है? विश्वास को नहीं पहचाना ना। अगर विश्वास को पहचान लेंगे तो विश्वास को लेकर क्या आर्ग्यूमेंट होगा, एक ही होगा ना। तो हम सबकी जर्नी क्या है, शब्द से निकल करके वस्तु तक पहुंचना, ये हमारी जर्नी है बेसिकली। और जब तक वस्तु नहीं मिलेगा तब तक हमारा प्यास नहीं बुझेगा। हम सब ना प्यासे हैं वस्तु के। दूसरा एक और है, उस पे लिखा है भाव। ये भाव क्या चीज है, कोई बताइए? मैं खाली यही 4-5 शब्द को ही लूंगा जो इस पे लिखा है। भाव क्या चीज है? भाव भी एक वस्तु है ना। तो क्या वस्तु है भाव? सही बात है, स्टेट ऑफ माइंड। भाव क्या वस्तु है? भाव की स्वीकृति, मतलब एक डेफिनेशन हो गया। और कोई प्रयास? आपको कितना लगता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है, मैं वस्तु को बोल रहा हूं? कितना कॉन्फिडेंस है तो हाथ उठाइए कि यही बंदे वस्तु बोला है। भाव शब्द जो बोल रहा हूं, दिस इज वस्तु। क्या वस्तु है दिनेश भाई? जो है वो उसकी स्वीकृति है, वो अच्छा। जैसे भाव, उसको मतलब डेफिनेशन के रेफरेंस में ऐसे कहते हैं कि भाव की स्वीकृति भाव है, ठीक है। तो उसको अभी जब रियलिटी में जांचने चलते हैं कि मतलब सबसे पहली बार जब ये सेंटेंस सुना था ना कि भाव की स्वीकृति, तो कुछ समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जैसे जैसे इसको बार बार सुनते गए या तो फिर वो, तो उसमें थोड़ा मतलब ऐसा बनता है कि पहले तो जो भाव है ना उसकी भी क्लैरिटी नहीं थी कि भाव मतलब क्या कह रहे हैं। तो अभी जैसे जब मैं भाव को जब सोचता हूँ कि भाव क्या है, तो अभी पहले जैसे हमेशा यही चीज में आती थी कि भाई ये चेयर भाव है, ये तो इससे तो भाव निकल नहीं रहा, ऐसा अंदर चल रहा था। तो क्योंकि मतलब तो समझ में नहीं आ रहा था कि भाव क्या है। तो जैसे भाव को ऐसे देखने गए कि जो भी अस्तित्व में रियलिटी में क्या क्या चीजें हैं, तो मेरे अंदर, मेरे बाहर, सामने वाले के अंदर, सामने वाले के बाहर। तो एक तो हमारा जैसे स्टेट ऑफ माइंड तो कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो विचार है, जो विश्वास मेरे अंदर बना हुआ है, या तो फिर जो ऐसा मानव की, जैसे हम लोग कहते हैं कि मानव, तो मानव में क्या है, तो एक शरीर है और एक जीवन है। तो ये मेरे अंदर ये भाव है प्रैक्टिकली कि ये भाव मेरे सामने कि आप एक मानव और एक मतलब जो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मैं आपको एकदम स्पष्टता से देख पाऊँ। तो ऐसे में सभी लोगों को अगर इसी रेफरेंस से ऐसा मानव तरीके से देख पाता हूँ, या तो फिर सभी प्रकृति है जो भी, वो चारों अवस्थाओं को मैं ऐसे ही, जो भाव मेरे सामने है उसको ऐसे ही मैं देख पाता हूँ और मैं उसको ऐसे ही जी पाता हूँ, उसको ऐसे समझ करके। तो मेरे अंदर जो भाव मतलब जो प्रकट होता है उसको मैं भाव कहता हूँ। बहुत बढ़िया। और इसको आई थिंक दूसरी एंगल से देखें ना, तो जैसे कि मैं एक जीवन, तो जीवन ही दृष्टापद में है। अभी जो भी आपने भी क्वेश्चंस किया, तो अभी देख रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो मैं, मेरे अंदर जो जीवन क्रिया चल रही है उस एंगल से मैं देख रहा हूँ। तो जो भी रियलिटीज है, जो भी है, उसको जो एक्सेप्ट मैं करता जा रहा हूँ वही भाव है। जो जीवन क्रिया है अभी उसमें जब भी वो स्वीकृति नहीं आती है, जब भी जीवन क्रिया जो तुलम चयन विश्लेषण होता है और उसमें जब भी एक्सेप्टेंस नहीं आता है, तो वो ही मेरे लिए वो अभाव है, वही दुख है। और उसका जब मैं जो रियलिटी है उसका निरंतर मैं एक्सेप्टेंस करता जा रहा हूँ, तो वो भाव। किसी के पास यहाँ डेफिनेशन वाला वो है डिक्शनरी फोन में? भाव का परिभाषा देखिए। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, अभी शब्द है ना, उसके अर्थ तक को पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? मौलिकता, मूल्य। मौलिकता, और दूसरा लिखा है मूल्य।
ठीक है, तो हम जब भाव समझने जा रहे हैं तो हमको क्या समझना होगा फिर? कोई चीज है, उसकी कोई एक यूनिकनेस है, उसकी मौलिकता है अस्तित्व में, एक मूल्य है, तो उसको कह रहे भाव। तो जब भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा गाइड ही करूँ कि कैसे अध्ययन, शब्द, अर्थ, वस्तु कैसे कनेक्ट। तो जब भी आप पहला शब्द सुनिए, आपके अंदर जो दूसरा जाना चाहिए वो है परिभाषा। मेरे सामने परिभाषा आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं भाव की स्वीकृति, तो मुझे ये भी होना चाहिए कि मैंने कहाँ देखा है इसको, किस जगह से रेफरेंस। सुनी सुनाई बात पे कोई चल नहीं सकता है, अभी उसका एविडेंस लेना पड़ेगा, आदरणीय नागराज जी का रेफरेंस, नहीं तो ऐसे बहुत इसी में इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक परिभाषा पे आते हैं। मौलिकता क्या चीज है? मौलिकता किसको कह रहे हैं? स्थिति में, धर्म, गति में, स्वभाव, संबंध, क्रिया। बहुत बढ़िया है। ये जो 2 लिखा है ना, ये हर एक इकाई की स्वभाव और धर्म ही उसकी मौलिकता है। तो ये जो है, ये तो रूप गुण को आप देखोगे परिवर्तनशील है, ये स्टेबल चीज है और यही उसकी मौलिकता है। जैसे पदार्थ अवस्था का एक स्वभाव है और एक उसका धर्म है, ठीक, अस्तित्व धर्म बोलते हैं। स्वभाव में क्या है, मान लीजिए उसका संगठन विघटन हो रहा है, तो वो उसमें ना एक यूनिक फीचर है। जब हम प्लांट में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक और यूनिक फीचर जुड़ गया। क्या है? पुष्टि उसका धर्म है, ये उसका एक यूनिक फीचर है जो अन्य जगह नहीं है, ये पदार्थ में नहीं था, ठीक है। और उसके धर्म में गए, स्वभाव में गए तो वो सारक मारक, राइट। ये पदार्थ में सारक मारक नहीं है और मानव में भी आपको नहीं मिलेगा, ये उसी का एक यूनिक फीचर आ गया। तो एक कोई यूनिकनेस है जिससे ये पूरा प्लांट वर्ल्ड जो है पहचाना जा रहा है, वही उसका भाव है। अभी और आएंगे भाव पे, समझ। फिर जीव में आ गए तो जीने की आशा, ये उसका धर्म है। और क्रूर अक्रूर, ठीक है, ये उसका एक यूनिक फीचर आ गया। अब साइंस के यहाँ प्रॉब्लम क्या है, साइंस में या उसके पहले आदर्शवाद में, जीव और मानव को बहुत अंतर नहीं कर पाते। अभी साइंस क्या बोल रहा है, तो उसका क्या मिसिंग हो गया ह्यूमन के अंदर से, उसका जो यूनिकनेस है वो गायब हो गया। अभी पता कैसे चलेगा, ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन भी एनिमल है। तो मौलिकता गायब हो गया तो आपके अंदर भाव नहीं बन सकता है। बात समझ रहे? क्योंकि ह्यूमन एक, अगर अभी क्या हो रहा है, ह्यूमन क्रूएल्टी नॉन क्रूएल्टी से जी रहा है, उसके अंदर दिखाई देता है किसी के साथ क्रूएल भी हो रहा है, किसी के साथ नॉन क्रूएल, कभी क्रूएल कभी नॉन क्रूएल, क्रूर अक्रूर में ही मानव चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे उसका स्वभाव देखकर लगता है कि ये भी जानवर ही है, लेकिन मानव को अगर बोले जानवर है ना तो स्वीकार नहीं होता। बहुत इंडियन लोगों को तो नहीं होता है, फॉरेन में थोड़ा हो सकता है ज्यादा, क्योंकि तर्क बहुत बढ़ा दिया लोगों ने, तो उस तर्क से सोचते हैं तो लगता है हम भी एनिमल है, जो एनिमल कर रहा है हम भी। लेकिन इससे क्या भाव बनेगा जो मानव में होना है, क्योंकि मानव के जो भाव है ना वो तो इससे जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसको समझने से हमको भाव समझ में आएगा। अब हो क्या रहा है, जैसे कुर्सी है तो भाव का दूसरा शब्द क्या लिखा है, मूल्य। तो हर एक चीज से ना, जिसको अभी आप टच करोगे अस्तित्व में ना, उससे एक मूल्य जुड़ा हुआ है हर एक चीज से। जैसे मैं कुर्सी बोलूं तो कुर्सी, जब भी हम पदार्थ अवस्था को टच कर रहे हैं उसके साथ एक उपयोगिता मूल्य, तो हमारे अंदर ना उससे भाव बनता है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, कुर्सी से भी बन रहा है। इसीलिए तो कुर्सी के अंदर डिजाइन, कुर्सी के अंदर ये, कुर्सी के अंदर वो, उसके पीछे कैसा बैकग्राउंड, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं। जैसे शादी हुई, उसमें फूल का ऐसा लगाना, ये डेकोर करना, ये लाइट करना, ऐसे आए वैसे, ये सब क्यों कर रहे हैं इतना, किस लिए कर रहे हैं हम लोग? उससे हमारे अंदर कोई भाव जुड़ा हुआ है, अदरवाइज कोई करने का मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर आप प्राणावस्था में जाएंगे, टमाटर है, गेहूं है, खाली खाना थोड़ी खा रहा है आदमी, इतना स्वाद के लिए क्यों पीछे लगा हुआ है? हो रहा है कि नहीं कल्चर में,
विविध तरह के व्यंजन हम बना रहे हैं ना, क्यों बना रहा होगा? खाली ये इसलिए कि शरीर का पोषण हो जाए? खाना मुख्य नहीं है, उससे भी एक भाव बन रहा है। फिर आदमी सोच रहा है खिलाना है, कैसे खिलाना है, कैसे करना है ना, उसके पीछे ये सारी चीजें केवल फिजिकल बता रहा हूं अभी, उसके पीछे भी अगर जाएंगे ना तो मानव क्या डिराइव कर रहा है? भाव ही। तो खाना एक जो फिजिकल चीज है वो तो एक भाग है, लेकिन उससे और डेप्थ में जाएंगे तो क्या जुड़ा हुआ है? भाव जुड़ा हुआ है। अभी मान लो हम जैसे अमेरिकन सोसाइटीज में क्या हुआ, बहुत वेस्ट होता है फूड, क्योंकि उत्पादन तो करते नहीं है। अभी किसी तरह से मान लो को आपको प्रपोजल मिल गया कहीं से भी कि प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति के साथ हमको जुड़कर रहना है। ये जो ही समझ होती है तो समझ होते ही आपको लगता है कि मुझे भी कुछ प्रकृति के साथ जुड़कर करना चाहिए। और आप मान लो एक टमाटर का पौधा लगा दिए और उसमें से 2 छोटे छोटे टमाटर आ गए, तो क्या क्या लगता है देख करके? कोई फीलिंग आती है कि नहीं? किसी के पास बहुत पैसा है, उसने बहुत टमाटर खरीद लिया, तो भी वो फीलिंग आती है क्या? तो टमाटर का खाली होना इससे भाव नहीं है, कोई और चीज है उसके पीछे। क्या चीज है? एक समझ है, और उस समझ के साथ मेरा इन्वॉल्वमेंट है, और उससे क्या बन रहा है हमारे अंदर? भाव बन रहा है। कभी देखा है ना टमाटर के साथ या पुदीने के साथ धनिया के साथ, ये सब के साथ भाव जुड़ता जाता है। तो अस्तित्व में कोई वस्तु ही नहीं है जिससे आप जुड़े और भाव ना हो। कोई भी चीज टच, जैसे मानव है, मानव के साथ जुड़ेंगे तो आपके अंदर एक भाव आएगा, विश्वास है, सम्मान है, ये सब मूल्य है ना, वो मानव के साथ जुड़ने से हमको दिखता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग 30 जो मूल्य हैं, वो 30 मूल्य क्या है? भाव हैं, और वो हमारे संबंध को बताता है। तो अस्तित्व में जो मानव है ना, वो भाव का ही प्यासा है, मूल्यों का प्यासा है। प्यास उसकी भाव की है, उसी से उसकी प्यास बुझती है, और हर एक चीज के पीछे एक भाव जुड़ा है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जहां ये मालूम नहीं है हमको, तो जो भाव है वो केवल उसका ग्लिम्स हो रहा है। जैसे एक मान लो मम्मी पापा हैं, उन्होंने बच्चे को बहुत अच्छे से पाला, तो बच्चे के मन में मम्मी पापा के प्रति एक कृतज्ञता का भाव आता है कि नहीं? आ ही जाता है, सब में आता है। जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता है, फिर क्या होता है, कोई बात को लेकर फ्रिक्शन हो गया, तो उस समय कैसा लगता है, यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उसका भाव क्या होता है? विड्रॉ कर लेता है। ये भी देखा है कि नहीं? जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं भाइयों के बीच में, तो जो भाव रहता है, या गुस्सा हो गया किसी से, नेबर से या किसी से, तो उसका भाव विड्रॉ हो जाता है उस समय। फिर थोड़ी देर बाद लगता है इन्होंने तो बहुत काम किया यार, मेरे को है ना, जन्म दिया है, ये किया है, कितना नहीं किया, अगर ये ना होते तो मैं ऐसे कैसे होता। फिर उसके अंदर हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो टूट जाता है। तो 2 चीजें हो रही, एक तो भाव का होना और फिर भाव का टूटना। ये आप देख पा रहे हो हर चीज के साथ। ऐसे ही खाने को लेकर भाव होता है, बहुत अच्छे आते हैं, फिर खाते खाते थक जाते हैं, फिर वो लगता है टूट गया, मजा नहीं आ रहा है, कुछ चेंज करो। तो ऐसे ही हर चीज का अपने को रिफ्लेक्शन हो रहा है कि भाव का होना और टूटना। ठीक है, ये जो भाव का होना और टूटना है, इसका नाम क्या दिया? संवेदना। मतलब क्या है इसका दूसरे भाषा, और उसी को और थोड़ा सा बोलो तो वेदना। व्हाट इज वेदना? वेदना मतलब पेन जो कह रहे हैं ना, पेन कुछ नहीं है, कोई भाव है टूट जा रहा है, भाव है टूट जा रहा है, भाव है टूट जा रहा है। तो इसको परंपरा में क्या बोला? जो भाव है वो भी एक वेदना है, संवेदना है, और जो भाव टूट गया वो भी क्या है? वो भी वेदना है। इंग्लिश में उसको बोले तो जो भाव है उसका नाम हैप्पीनेस है, और जो भाव टूट गया उसका नाम अनहैप्पीनेस है। और दोनों का हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस का जो कॉमन नाम है ना, वो है संवेदना। अब इसका अस्तित्व में क्या प्रयोजन है संवेदना का? ये संवेदना होने से ही मानव में उस भाव के कंटिन्यूटी होने की जिज्ञासा पैदा हो रही है। अगर संवेदना ना हो तो जिज्ञासा कैसे होगी?
अभी हम लोग इतना मान लो एकम्प्लिशमेंट हो गया, पैसा आ गया, सब आ गया, लेकिन फिर भी भाव की निरंतरता नहीं है। तो ये जो पेन है है ना, उसको मैं चाहता हूँ यार कैसे रिजॉल्व हो। तो उसके लिए फिर लग रहा है कि कुछ और करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ऐसे हर संबंध में है, पति पत्नी के संबंध में भी यही है। संबंध में एक भाव रहता है और एक समय बाद उस भाव में थोड़ा कमी ऐसे दिखता है, फिर होता है कमी। ये आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो हर एक के लाइफ में यही हो रहा है, भाव का होना टूटना, होना टूटना, होना टूटना, ये चल रहा है। ये जो होना टूटना है, इसी से अंदर तृष्णा पैदा हो रही है या एक वेदना पैदा हो रही है, उसका नाम रख दिया संवेदना। तो हर एक मानव आज के डेट पे जो सुख है या दुख है, वो बेसिकली है संवेदना। इसको भैया जैसे हम लोग ये मूल्य की बात करते हैं, भाव क्या है तो मौलिकता और मूल्य, हाँ, जैसे दो चीज का। तो जैसे हम लोग 30 मूल्य की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मानव ने अपने संबंधों में पहचाने। हाँ, ठीक है, जैसे माता पिता या तो फिर गुरु शिष्य या तो फिर साथी सहयोगी भाई बहन। ठीक है, तो जैसे वो 30 मूल्य को भी एक स्वीकृति के रेफरेंस में ही हम लोग देख रहे हैं कि जैसे वो विश्वास मेरे अंदर स्थिर हो जाना, विश्वास मेरे अंदर स्थिर हो जाना मतलब कि विश्वास की निरंतरता मेरे लिए विश्वास का भाव बना हुआ है, हाँ, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे अभी मौलिकता की बात करते हैं तो उसको कैसे कहेंगे? जैसे ये चेयर है, ठीक है, तो एक तो जैसे आपने टमाटर का लिया, तो टमाटर में एक क्या है कि जैसे हम टमाटर को देखते तो पहले सिर्फ टमाटर देखते थे, उसमें शायद से ऐसा नहीं लगता था, लेकिन हम जब भी कोई भी चीज अगर देखते हैं तो उसके रेफरेंस में ये पूरा अभी सोचने का पैटर्न ऐसा हो गया कि इसके पीछे कितना श्रम लगा है, कितने लोगों ने वो मेहनत की है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वो संबंध के साथ वो रिलेशन में आ जाता है। जैसे किसी फार्मर ने उसके पीछे श्रम किया है, तो वो अभी मालूम नहीं है कि वो फार्मर कौन सा है, बट वो कहीं ना कहीं वो फार्मर के साथ वो कनेक्शन फील होता है, वहां भाव प्रकट होता है। लेकिन सिर्फ टमाटर को देखते हैं तो एज ए इंडिपेंडेंट वस्तु में वो भाव कैसे संबोधित है वो समझ में नहीं है मेरे को। बता रहे हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ ना कुछ शब्द लिख दिया। आत्मा है, इधर एक तरफ मन है, एक एंड पे आत्मा है, इसके बीच में और भी चीजें हैं, बुद्धि है, चित्त है, वृत्ति है। ठीक है, और यहाँ क्या है आपका, ये जो वर्ल्ड है जिसमें आप जी रहे हो, उसके अंदर परिवार है, कम्युनिटी है, समाज है, सब यहाँ पे है। ये सब, ये दोनों आपका शरीर के अंदर है, और यहाँ से यहाँ तक जीवन है। ठीक है, अब जो मन है ना, ये मन जब शरीर से जुड़ रहा है तो मन के अंदर हमने ऐसे सुना होगा आपने 4.5 सुना है, और एक तरफ मान लो लिख दिए 5.5। ये जो 4.5 है उसको क्या बोल रहे हैं? कल्पना। ये सुना है, इमेजिनेशन सर। तो क्या हो रहा है कि जब मानव इवॉल्व हुआ तो उसके पास ये मेधस मिल गया, तो मेधस में 2 तरह के तंत्र डेवलप हो गए। एक को कहते हैं ज्ञानवाही तंत्र और दूसरे को कह रहे हैं क्रियावाही तंत्र। तो जो ही मेधस से कनेक्ट हुआ जीवन समृद्धिपूर्ण मेधस से, त्यों ही जीवन में कल्पनाशीलता शुरू हो गई। और कल्पनाशीलता वश क्या हुआ, ये मानव शरीर में क्या हुआ, तदाकार हो जाता है। क्या तदाकार हो रहा है शरीर में? जीवन में क्या चीज? कल्पना। तो तदाकार होने वाली वस्तु क्या है? कल्पना है। एक ही चीज जो तदाकार होती है वो कल्पना ही तदाकार हो रही है शरीर में। तो इसमें तदाकार हुआ, तदाकार होते ही संवेदना प्रकट हो जा रही है। तो जीवन यदि शरीर में तदाकार नहीं होगा तो संवेदना प्रकट नहीं होगी। जैसे जीवन छोड़ देगा शरीर को तो क्या बंद हो जाएगा? संवेदना बंद हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो जीवन के पास जितनी भी सूचना आज पहुंच रही है वो सब कैसे पहुंच रही है? अबे जैसे मेरा शरीर, आपका शरीर, वशिष्ठ भाई का शरीर, सबका जो शरीर है ना, वो जो शरीर है सबका संवेदना का ओरिएंटेशन अलग है। जैसे मेरा जो नाक का डिजाइन है ना, उसके अंदर जो उसके संवेदना का स्वरूप एक जैसा नहीं है। मेरे आंख में जो पिगमेंटेशन है, मेरे जो त्वचा में एक, वो अलग अलग है। तो जो भी इनपुट जाएगा मन के अंदर शरीर से, एक रहेगा कि अलग? तो किसी को तीखा अच्छा लगेगा, किसी को मीठा अच्छा लगेगा, किसी को हरा रंग अच्छा लग रहा है, किसी को पीला रंग अच्छा लग रहा है। ये हरा पीला लाल अच्छा लगने के पीछे क्या है? डिजाइन कहाँ है? शरीर में है एक्चुअली, क्योंकि आंख की बनावट अलग है। तो उसको जो सूदिंग लग रहा है ना, ये अलग सूदिंग लग रहा है, और मेरी पत्नी को जो सूदिंग लग रहा है वो अलग, और उसको लग रहा है यार इतना बढ़िया हरे रंग का लाया और इनको पसंद ही नहीं है, लेकिन उसके आंख की सूदिंगनेस अलग है। तो हर एक का संवेदना का ओरिएंटेशन अलग है। तो जो शरीर से यहाँ तक पहुँच रहा है मन में, वो एक जैसा नहीं है। फिर जो संवेदना पैदा हुआ, इन दोनों को मिला करके हमने क्या किया? एक किया व्यवहार और एक किया कार्य। ये जो व्यवहार कार्य के मूल में जाएंगे, क्या चीज है? संवेदना है। ठीक है। और व्यवहार कार्य से जो बना, इसका नाम क्या है? संसार। तो अभी हम सबका एक संसार भी है। मतलब ये रेगुलर शिविर की जैसा मैं नहीं ले रहा हूं, है ना, थोड़ा सा अलग जा रहा हूं। तो हम सबका एक अपना संसार बना हुआ है, एक बबल है समझो, जो मेरे संवेदना से एक्सपीरियंस होकर के मेरा एक संसार खड़ा हो गया है। दुनिया जो मैं ऐसा देख रहा हूं वो मेरा संसार है। ये सबका संसार ऐसा है क्या? और मेरी पत्नी का भी एक संवेदना का ओरिएंट, उसका संसार ऐसा है जैसा मेरा है? नहीं, उसका भी एक अपना बबल है। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं ना, सबका संसार अलग है। फिर एक संसार का दूसरे संसार से कभी मिलन भी होता है, उस मिलन में फ्रिक्शन आ जा रहा है। जो टकराहट क्या है कि जो मैंने संसार जैसा सोचा, जैसा देखा, जैसा एक्सपीरियंस किया, जैसा बनाया, और जो मेरे पिताजी ने बनाया है, वो दोनों का संसार एक नहीं है। अभी तक यही है। क्यों हो रहा है उसके रीजनिंग जाएंगे। तो ये जो संसार बना है वो संवेदना आधारित संसार बना है। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो संवेदना है, अस्तित्व का कोई चीज नहीं है जिससे संवेदना से भाव नहीं पैदा हो रहा है, सब चीज से। और ये जो भाव पैदा हो रहा है, इसका नाम है, मिला करके जो पैदा हुआ, इसका नाम है भास। क्या हो रहा है सब में? भास हो रहा है। किसका? सब चीज का। कोई भी चीज हो, जैसे प्रेम बोलो तो प्रेम का भास किसको है? सभी मानव को। विश्वास का भास सभी को है। अस्तित्व में कोई चीज नहीं है जिसका आपको भास नहीं है। यही इसकी बनावट, मतलब प्रकृति में ऐसी कि हर एक चीज का भास हर एक मानव को है। इसीलिए जब मैं शब्द बोल रहा हूं तो आपके अंदर कोई उसका ग्लिम्स बन रहा है। और ये जो भास है ना, ये भास से भ्रम भी पैदा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो भास है वो संवेदना से बना है, आपका भी भास। तो दोनों के भास में एक जैसा नहीं आ रहा है। दूसरा क्या हो रहा है इससे? ये जो भास है, संवेदना है, संवेदना अपने में कंटिन्यूअस है कि टेम्परेरी? संवेदना जैसे खाना का जो सेंसेशन मिला, सेंस एक्सपीरियंस, वो तो संवेदना टेम्परेरी है, तो भास क्या होगा? यही दुख है बेसिकली, क्योंकि ये टेम्परेरी है, क्योंकि संवेदना अपने में परिवर्तनशील है। क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? तो रूप गुण से जो भी जुड़ा हुआ है वो अपने में टेम्परेरी है। इसमें कभी भी कोई कंटिन्यूअस नहीं हो सकता और किसी भी के संसार का मैचिंग संभव नहीं है। आप सोचो, किसी को तीखा अच्छा लगता है और किसी को मीठा अच्छा लगता है, और कोई
तरीका हो उसको सिंक्रोनाइज करने का, ये संभव है ही नहीं। वी शुड सेलिब्रेट दिस डाइवर्सिटी, ये रहेगा ही। अब एक दूसरा तरीके से भी भाव पैदा हो रहा है, वो है अनुभव से, यहां से आ रहा है, ये भाव यहां पे है। तो कोई चीज है जो सहअस्तित्व है, तो दो एंड से यहां पे भाव पैदा हो सकता है, दो एंड से। एक एंड है संवेदना से और दूसरा एंड है अनुभव से। ऐसे दो एंड से हमारा जीना हो सकता है। तो जो शरीर मूलक है, संवेदना मूलक है, उसमें क्या रहेगी? विविधता, और उसके भास की कंटिन्यूटी संभव नहीं है, कितना भी कर लो। हम लोग संवेदना होगा और टूटेगा, होगा टूटेगा, कितना भी हम लोग कर क्या रहे हैं मॉडर्निटी में कि ये जो संवेदना है इसकी लॉन्जिविटी बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर पूरा देखो कि डिस्कवरी क्या चीज हो रहा है, जैसे हमको खाने में अच्छा लग रहा है तो फिर खाने के अच्छेपन को और कैसे बेहतर बना दे, उसको सॉफ्ट कर दे, इसको ये कर दे, ये मतलब इसी में इतने व्यंजन निकल गए। लेकिन कहाँ से निकला ये संवेदना का लॉन्जिविटी बढ़ाने के चक्कर में निकला। ऐसे ही रहने का, सोने का, कमरे का, ये डिजाइन, वो डिजाइन, ये डेवलपमेंट, वो टेक्नोलॉजी, ये फोन, वो फोन, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। बेसिकली चीज इतनी हो रही कि हम सुख के प्यासे हैं। सुख जो है ना हमारा प्यास है, उस सुख को कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमको नहीं मालूम है कैसे कंटिन्यू करूं, तो मैं चाहता हूं कि ये संवेदना का जो एक्सपीरियंस है उसको किसी तरह से इलोंगेट किया जाए। यही चल रहा है और इसी में सारी चीज ना, सारी टेक्नोलॉजी, सारा चीज, सारी डिजाइन ना इवॉल्व होते जा रहा है। That's what people are doing basically. सुख मतलब संवेदना को मैक्सिमाइज करना। आप देखोगे यही हो, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लोगे ना, that's what we are running for. पैसा आदमी को नहीं चाहिए। पैसा बढ़ने से क्या हो रहा है, जो संवेदना का जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ाने का काम चल रहा है। ज्यादा पैसा आएगा तो लंबा चलेगा, लंबा चलेगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो हमको वही जीवन की प्यास है। लेकिन ये संवेदना ही रहेगा, ये भाव में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि भाव के लिए आपको अस्तित्व का, सह अस्तित्व का अध्ययन चाहिए। वो अनुभव से ही होता है। तो दो एंड पे आपका जीना, शरीर के साथ जो जीना है, व्यवहार कार्य दो तरीके से हो सकता है। एक व्यवहार कार्य के मूल में संवेदना है और एक व्यवहार कार्य के मूल में अनुभव है। दो तरीके से मानव के बीच में इंटरेक्शन, व्यवहार संभव है, आत्मा मूलक और शरीर मूलक। ऐसे दो तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। जो आत्मा मूलक है वो हर चीज उसमें निरंतर है, और जो शरीर मूलक है हर चीज उसमें टेम्परेरी है। चॉइस हमारा है क्या करना है। नेचर ने क्या किया, सबको चॉइस भी दे दिया। ये जो चॉइस लेने का है, यही बोल रहे स्वतंत्रता, मतलब यू कैन चूज इट। इसके लिए कोई और आपका चॉइस नहीं कर सकता है, आपके अंदर ही इनबिल्ट डिजाइन है। तो दो रास्ते हमारे पास निकलते हैं, जीने का दो तरीका है। तो जो इससे बनेगा, अनुभव से बनेगा, इससे भी व्यवहार कार्य होगा, है ना, और इससे भी संसार बनेगा। लेकिन इससे जो मेरा संसार है और जो आपका संसार है, इसके अंदर हार्मनी होगी कि डिस्कॉर्ड होगा? अनुभव से यदि बनेगा तो इसमें ना अलग अलग संसार नहीं है। फिर संसार में क्या है, हार्मनी है। तो दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, मान लो ये युद्ध क्या चीज है, ये संवेदना का युद्ध है बेसिकली। मतलब हम सोच रहे बाहर लड़ाई हो रही है ना, असली क्या है मामला ना, बहुत फाइन लेवल पे जाएंगे तो युद्ध के पीछे जो कहानी है वो यहाँ से ड्रिवन है। हम सब का जो संसार है वही अलग है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। एंड नाउ वी वर कोर्स क्या डेवलप कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मतलब दो के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसको रिजॉल्व करने का। दो जैसे हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, दो नेशन भी हो सकता है। दोनों के बीच का, अगर दो मान लो व्यक्ति हैं, भाई हैं, तो उनके बीच का फ्रिक्शन थोड़ा कम दिखता है। अभी पूरा परिवार मिला दें, भाई के साथ पति पत्नी सब आ गए, तो फ्रिक्शन का थोड़ा
ज्यादा दिखेगा। और मान लो ऐसे परिवार, कई परिवार साथ में रख दो तो फ्रिक्शन थोड़ा और बड़ा दिखेगा ना, मतलब इंटरेस्ट लग गया, अलग अलग है। और उसको अगर ऐसे फैलाते फैलाते नेशन के लेवल पे आ जाओगे तो फिर क्या होगा, तो फिर मतलब युद्ध की स्थिति पैदा हो जा रही है। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम लोग, वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वहां है नहीं उतना बड़ा। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ना यहीं पे होके बैठा हुआ है, जीवन के अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका प्रयोजन क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट को होने का प्रयोजन ये है कि इसी से हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है। अस्तित्व में कोई खराब चीज नहीं है। संवेदना, एक होता है कारण, एक होता है गुण, और एक होता है, आपने सुना ही होगा। तो जो कारण है ना, इसी के साथ क्रिया इनबिल्ट है। जैसे एक बीज है, तो एक बीज से वृक्ष होगा, तो वृक्ष होने का कारण कहाँ बैठा है, बीज में, राइट। तो बीज से वृक्ष होगा, ये उसी के अंदर कारण बैठा है। और क्रिया कहाँ होती है वृक्ष बनने की, बीज में ही होती है। तो क्या दिखना कि भाई जो कारण और क्रिया ना एक ही जगह होती है। आर यू गेटिंग? तो ये बहुत जरूरी समझना है कि कारण से पहले क्या हुआ, ये जो पेड़ बन रहा है ना, उसका कारण कहाँ लोग ढूंढे, इसको बनाने वाला कौन है, कोई ईश्वर है, कोई थर्ड पार्टी है ना। यहां पे क्या कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये कारण में ही क्रिया है। ऐसे ही जो मन में जो संवेदना से जो हमारा व्यवहार कार्य हो रहा है, इसका अगर कारण में जाएंगे ना, तो ये 4.5 क्रिया है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसका कारण क्या है, 4.5 क्रिया है। उसी के अंदर होने से ऐसा व्यवहार कार्य हो रहा है। और यदि मान लो इसके अंदर हार्मनी आएगी, तो इसका कारण क्या है, वो सहअस्तित्व है। तो हार्मनी का जो मूल कारण है ना, वो सहअस्तित्व है। तो सहअस्तित्व होने से सारा डिस्कॉर्ड खत्म हो जाता है। तो हम सबको जो वस्तु है, ये वस्तु कहाँ मिलती है, सहअस्तित्व का समझ होने से। जैसे आप बोलोगे हमको विश्वास कब समझ में आएगा, अभी यहां से भी विश्वास मिलेगा आपको, मतलब संवेदना से भी। जैसे अगर हम अपने बच्चे के साथ अच्छा करते हैं तो बच्चा हम पे विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। ये जो विश्वास मिला वो करने से हुआ है, संवेदना से हुआ है। ये अनुभव वाला अभी विश्वास नहीं है। लेकिन इस विश्वास में खूबी क्या है कि आपके अंदर विश्वास का एक भास हो गया और इस अस्तित्व ने नेचुरली आपको दे दिया। अगर ये विश्वास ना हो तो आप यहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक जर्नी हो गई भाई कि विश्वास, क्योंकि जो विश्वास है, एक बार पत्नी के साथ विश्वास है भी, नेबर के साथ विश्वास है भी, और एक बार विश्वास क्या हो रहा है, टूट भी जा रहा है। तो है और टूट रहा है और टूट रहा है। तो आप क्या चाहते हो, है और टूटने में? जो है उसको परमानेंट करो यार। इतने से नहीं बना तो कुछ और करोगे, ये करो, किसी ने जंगल में भाग गए, कहीं कुछ किया, कोई बिजनेसमैन बन गए, कुछ, मतलब प्रयास क्या है कि भाई इसको हमको ना कंटिन्यू करना है, निरंतर चाहिए। वो निरंतर करने का जो जगह है वो है अनुभव। तो उसमें क्या किया उसने, एक ग्रेडिंग किया। तो जो भास है, जब हम अध्ययन करते हैं तो परिभाषा में सेट हुआ पहले। तो परिभाषा में सेट होने से वस्तु का आभास होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, मन से कहाँ हो गए, वृत्ति तक चले गए। तो ये जो भास है ना, इसकी क्या हुई, एक लॉन्जिविटी आ गई। उसका क्या नाम है, आभास। क्या चीज है, भास का थोड़ा अब लंबा समय तक भास बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके पास अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो इसलिए आभास होने लगा। आभास होने से जितना जल्दी जल्दी वो टूटता है, अब उससे टूटता नहीं है, उसकी लॉन्जिविटी आ गई, हम उसको समझ रहे हैं। तो दूसरे को समझने का हमारे अंदर एक एबिलिटी पैदा हो जा रही है। यार ऐसा क्यों कर रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ भाई। तो उसके अंदर ना एक कामनेस आ जा रही है मानव में। क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पास अभी उससे ज्यादा आ गया, थोड़ा
थोड़ा और बढ़ गया तो उसकी लॉन्जिविटी विश्वास की बढ़ गई, है ना। ऐसे ही कृतज्ञता की लॉन्जिविटी बढ़ गई। पहले जो रिएक्शन हो रहा था अभी नहीं हो रहा है, वो उसके अंदर थोड़ा कामनेस आ गया। तो जो दूसरे वाला है मेंबर, उसके अंदर क्या हो रहा है, यार कुछ तो बदला है इनके अंदर। क्या बदला उसको समझ नहीं आ रहा है अभी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव दिख रहा है। बदलाव कहां से आ रहा है? क्योंकि आप भास से थोड़ा आभास पे जा रहे हो। आप केवल संवेदना से, जो संवेदना वाले हैं उनके अंदर क्या है, क्विक रिएक्शन। जो बहुत अति संवेदनशील है, बड़ी क्विक, कोई चीज आता है उनको अच्छा लगा, कोई चीज बुरा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करना, पर दे डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है मेरे अंदर। फिर इसकी जो लॉन्जिविटी है, इसके बाद वो ना चित्त और बुद्धि तक पहुंच जाती है। तो उससे क्या हो गया, इसको कह रहे हैं प्रतीति। तो इसमें क्या हुआ, उसकी लॉन्जिविटी और बढ़ गई। और फिर अनुभव तक पहुंचते हैं तो क्या हुआ, उसकी निरंतरता हो गई। ऐसे सीक्वेंशियल जो है ना, हम लोग जर्नी करना है अपने को। जब तक यहां नहीं आएगा, मतलब यहां नहीं आता है, तब तक ये व्यवहार कार्य आपका सेट पूरी तरह से नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी दम लगाओ, अस्तित्व में कोई प्रोविजन दूसरा है नहीं। तो हम सब की जो पहली यात्रा है वो क्या है, ये जो संवेदना वाला शरीर वाला संसार है, उससे निकलकर अनुभव तक पहुंचना। ये किस विधि से होता है? इसका नाम है एजुकेशन। एक ही तरीके से मानव में हो सकता है। एक विधि था अनुसंधान विधि, जिसको बाबा जी ने किया, उस विधि से हुआ। अब जो दूसरा मेथड है, जहां बच्चे को शुरू से वहां, तो वो कहां पहुंचा रहा है? बेसिकली फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? वो है अनुभव। ठीक है, तो अनुभव तक पहुंचाने का एक सिस्टमेटिक तरीका है एजुकेशन। और फिर अनुभव हो गया तो फिर वापस आएगा, तो वापस आएगा तो व्यवहार कार्य। तो उसमें ना एजुकेशन में दो भाग है। एक भाग का नाम है, अच्छा यही कर लेते, एक भाग का नाम है चेतना, आप लोग मिटा लेना। एक भाग का नाम है चेतना विकास, और दूसरे भाग का नाम है, ये दो चीजें हो रही हैं उसके अंदर। चेतना विकास का मतलब जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब गुणात्मक परिवर्तन का नाम क्यों दिया, कोई बताए? बोल रहे ना, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब हाँ वही तो, क्या चीज गुण चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब मन शरीर से ड्रिवन है, तो मन और वृत्ति के बीच में ना यहाँ एक वातावरण है। वातावरण किसके बीच में? मन और वृत्ति के बीच में। तो जो वृत्ति में पहुंच रहा है, कहां से पहुंच रहा है? मन से पहुंच रहा है। और कौन सा वाला? शरीर वाला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वातावरण, ये जो वातावरण है ना, ये विषम वातावरण है। इसको कह रहे हैं विषम वातावरण, ह्रास वाला। और जब हम शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु पे पहुंचने जा रहे हैं, तो मन और वृत्ति के बीच में जो वातावरण हो जाता है, वो वृत्ति में जो न्याय धर्म सत्य है, वो वाला वातावरण आ गया। दोनों के बीच में एक वातावरण पैदा हो गया। तो विषम की बजाय क्या हो जाता है? सम। तो क्या बदला? वातावरण। वातावरण मतलब प्रभाव, प्रभाव मतलब गुण। तो जो मानव तक पहुंचता है, बच्चों तक पहुंचता है, ये स्वभाव धर्म नहीं पहुंचता है आपका डायरेक्ट। ये जो भी पहुंचता है आपके गुण से प्रकट हो रहा है। जो बच्चे तक पहुंचेगा, आपका मेरे पास पहुंचेगा ना, आपका गुण पहुंचता है। इसीलिए शिक्षा का जो बड़ा चीज है वो है, उसमें 6 मानवीय सद्गुण, उन सद्गुणों का विकास है। तो गुण ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन के अंदर, क्योंकि ये तो आपके अंदर रहेगा और ये क्या है? परस्परता में प्रकट होगा। तो जो पहला परिवर्तन है वो है
विषम का सम में परिवर्तन। तो मन जो शरीर से ड्रिवेन है उसकी बजाय वृत्ति से ड्रिवेन हो जाता है। तो जो मन वृत्ति से ड्रिवेन हो गया इसका नाम है गुणात्मक परिवर्तन। अब बच्चे क्या है, मान लो एक परिवार व्यवस्थित सज गया तो बच्चों ने माता पिता का क्या किया, अनुकरण किया। तो जो परिवार व्यवस्थित है वो एक तरह से नियम से न्याय से चल रहा है। तो हमने किसका अनुकरण किया, बच्चे ने किसका किया, माँ बाप का। माँ बाप के पास मान लो नियम है न्याय है, तो हमने किसका अनुकरण किया, नियम न्याय का। तो बच्चा का अब संवेदना वाला ड्रिवेन नहीं है, एक्चुअली वो उधर से होने लगा बचपन से ही। तो उसका विषम की बजाय कहाँ जा रहा है, वो सम की ओर जा रहा है। ये जो सम की ओर जाना है इसका नाम है गुणात्मक। इसमें मात्रा कुछ नहीं बदल रहा है, केवल उसका प्रभाव बदल रहा है, समझ रहे। तो इसका नाम है गुणात्मक परिवर्तन। परिवर्तन का एक दूसरा भाग है संक्रमण। वो कहाँ होगा, ऐसे इस पे गया तो सम हो गया, फिर ये उसका सुना तो वृत्ति और चित्त के बीच में सम हो गया, बुद्धि और चित्त के बीच में सम हो गया, फिर आत्मा में पहुंचा तो मध्यस्थ हो गया, फिर मध्यस्थ वापस आया तो दोनों के बीच में क्या हो गया, मध्यस्थ। यहां भी क्या हो गया, मध्यस्थ। ऐसे मन और शरीर के बीच में क्या हो गया, मध्यस्थ। फिर व्यवहार कार्य में क्या आ गया, मध्यस्थ। तो मध्यस्थ व्यवहार, मध्यस्थ कार्य। ये जो विषम से सम, सम से मध्यस्थ में ट्रांजिशन है इसका नाम है गुण का गुणात्मक। तो ये जो शिक्षा है क्या करती है, हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन लाती है। ये क्या करती है, यहां से शुरू होता है, अनुभव तक जाता है। तो अनुभव तक जाने में क्या हुआ, चेतना विकसित हो गई। ये चेतना का विकास है। तो चेतना में 4 स्तर बताया, जीव चेतना, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। तो जो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण है वो 4.5 से 10 में, ठीक है। अब जब अनुभव हो गया, एक भाग है कि हम अनुभव की ओर, हमारे अंदर दृष्टि का विकास हो रहा है। तो मन के अंदर क्या है, न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि। ये जो दृष्टि है वो चेतना का विकास है। अब मूल्य शिक्षा क्या चीज है, ये तो हो गया चेतना। तो चेतना विकास में दृष्टि का विकास, उसके प्रवृत्ति में परिमार्जन। पहले मान लो संवेदना आधारित था, अब क्या हो गया, पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा। तो उसका विषय जो है वो बदल गया, ठीक है। तो विषय बदल गया, दृष्टि बदल गई। ऐसे ही उसका जो क्रूर अक्रूर स्वभाव था वो बदल गया, उसके अंदर धीरता वीरता उदारता आ गई। इसके साथ क्या कर रहे हैं, मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा क्या है, ये जो जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य है, इसका व्यवहार कार्य में अभ्यास। तो 2 काम शिक्षा में है। एक भाग है विजन का डेवलपमेंट, दृष्टि में परिमार्जन, और दूसरा भाग है मूल्यों के साथ व्यवहार कार्य में अभ्यास। एक अभ्यास है व्यवहार में होना है मानव के साथ, और एक अभ्यास है, तो इसलिए हमने इसका H3 नाम ऐसे दिया ना कि एक भाग है H1 में क्या हो रहा है, विजन का डेवलपमेंट, जिसको मॉर्निंग सेशन में हम लोग रखना चाहते हैं टिल आफ्टरनून। वो है विजन डेवलपमेंट। क्योंकि अगर दृष्टि ही नहीं बदलेगी तो कोई भी मूल्य आप करोगे वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि से जाएंगे तो केवल भास में ही रहेगा, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। तो पहले भाग में हम लोग चाहते थे कि बच्चों के लिए एक विजन डेवलपमेंट हो, चेतना में विकास हो, उसके दृष्टि में विकास हो, उसकी प्रवृत्तियों में परिमार्जन हो, मानसिकता बदले। बिना मानसिकता बदले कुछ हो नहीं सकता है। तो एक भाग ये कर लेते हैं। फिर उसी का दूसरा एक्सटेंशन है कि जो मूल्य है उसके साथ जब हम मानव के साथ जुड़े तो ये नहीं दिखे कि भाई ये दिनेश भाई, इनके साथ जुड़ने से मेरे अंदर भाव पैदा हो रहा है। उस भाव को रिकॉग्नाइज करना और उस भाव की सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, ये होना। अभी क्या हो रहा है कि एक दोस्त बन जाते हैं, कुछ समय बाद भाव विड्रॉ हो जा रहा है तो दोस्ती टूट जाती है। ये नहीं होना। जो संबंध बना वो सदा के लिए बना, ऐसा। तो वो प्रैक्टिस से फिर आएगा। तो उसके लिए फिर हम व्यवहार में एक प्रैक्टिस और कार्य में उपयोगिता और कला मूल्य का प्रैक्टिस। तो हम टमाटर नहीं उगाने जा रहे,
एक्चुअली हम उसके अंदर उपयोगिता को इस्टेब्लिश कर, उसका सुख है। टमाटर खाने का और नहीं खाने का कोई सुख नहीं है। हमारे होने से प्रकृति में जो उपयोगिता और सुंदरता मूल्य इस्टेब्लिश हुआ ना, इसका सुख है। तो भोजन में सुख नहीं है, वो जो मूल्य है वो सुख है हमारे लिए। तो हर बच्चे में ये दोनों, तो इस तरह से 3 भाग में अगर हम करें तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में, तो पहले भाग में हमको चेतना विकास, उसके लिए पूरा कंटेंट किसके लिए, फिर चेतना में विकास के लिए, और इस चेतना के विकास को पुष्ट करने के लिए मूल्यों का अभ्यास हो। तो ऐसे 3 सत्र निकल कर आ गए। एक में विजन डेवलपमेंट, दूसरा में मानव के साथ व्यवहाराभ्यास, और तीसरा है कर्माभ्यास। तो शास्त्राभ्यास, व्यवहाराभ्यास और ऐसे दिन का रूटीन में इतना होना चाहिए। तो पहले वाले भाग से मन स्वस्थता जो है प्रमाणित होगा, पहला और ये दोनों मिलाकर, और इससे क्या होगा, मनाकार को साकार कर पाएगा। तो एक तरह से मानव अपनी परिभाषा में पूर्ण हो जाए, मनाकार को साकार करने वाला हो जाए, मन स्वस्थता को प्रमाणित कर दे, इसका नाम है एजुकेशन। एजुकेशन में इतनी चीज होती है। तो मानव की जितनी भी चीज आकांक्षा है वो सब पूरा हो जाए, वो पूरा करने का काम एजुकेशन है। तो हर मानव, हर बच्चा अनुभव संपन्न हो जाए, और हर बच्चे में मध्यस्थ व्यवहार और मध्यस्थ कार्य ये इस्टेब्लिश करने का उसके अंदर योग्यता डेवलप हो जाए, इसके लिए एजुकेशन है। ये केवल और केवल एक तरीके से हो सकता है, एजुकेशन है। अब इसमें कोई चीज छूटेगा, मान लीजिए आप बोलोगे भी बड़ा होकर नौकरी क्या करेगा या पैसा कहाँ से आएगा, तो ये उसके साथ ना इंक्लूडेड है, कार्य में वो भाग शामिल है जिससे वो समृद्धि को, तो इससे समृद्धि आ रही है और यहां से समाधान आ रहा है। तो समाधान और समृद्धि दोनों का सोर्स उसके अंदर बन के, अगर ये नहीं मिला, मान लो ये तीनों नहीं मिले, आपने एजुकेशन दे दिया मान लो, और 3 चीजें नहीं मिली, तो क्या मिला, मतलब क्या पाया उसने। चलो एलन मस्क जैसा हम एक कंपनी के सीईओ बन गए वर्ल्ड के रिचेस्ट में, तो क्या हो गया, मतलब मिलता क्या उससे, कोई, आप ये नहीं सोचो कि ये जो भाव हम लोग कह रहे थे ना ये पूरा होगा, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। उतना करके भी आदमी क्या चाह रहा है, यही चाह रहा है तो उतना ही कर रहा है, काम तो उतना ही है। अब इसको इलोंगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अस्तित्व में ना क्षण भंगुरी है। इसका काम इतना ही कि आपको अंदर अनुभव के लिए प्रेरणा दे दे, उतना ही काम है। अब आप छोटे में कर लो कि बड़े में जाके करो, आपका मर्जी, कितना भी ट्रायल करो, संवेदना की निरंतरता संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता है ही नहीं। संवेदना अपने में ब्रिटल है, कैसे बोले, क्षण भंगुर है, वो इसलिए नहीं होता है। और ये एक ही तरीके से होता है, एजुकेशन से होता है। एजुकेशन का काम है, अब उसका सिस्टमेटिक है, मतलब कक्षा 1 से 5 तक कहाँ पहुंचेगा, तो जो भास है सहअस्तित्व का, उसका भास पूरा हो जाए 5 तक। 6वीं से आभास शुरू होता है और उसकी मैच्योरिटी होती है 10वीं तक। 10वीं के बाद उसके अंदर साक्षात्कार का स्वरूप पैदा हो जाता है। और ये जो चलता है स्नातक जो है, उसका मतलब है अनुभव संपन्न होना। उसके बाद जीवन में उसको जी करके प्रमाणित करना। तो चूंकि ज्ञान संपन्नता हो गई है, इसलिए प्रमाणित कर पाएगा। इस तरह से उसके लाइफ की एक जर्नी, मतलब ग्रेजुएशन हो गया तो मानव हो गया, हाँ मानव पद में आ गया ना, देव मानव और दिव्य मानव, उसको प्रमाणित करते रहे। हाँ उतना, तो कुल मिलाकर एजुकेशन का काम है एक मानव को मानव तराशना। हम कल कह रहे थे कि देखो ये ना हीरे की बड़ी अच्छी लर्निंग है, मैं देवम बेटा इन लोग से बात करने वाला उस पर, कि एक छोटे से मतलब टुकड़े को, उसको कोई उपयोगी बनाने के लिए कितना काम कर रहे हैं हम लोग, कितने यूनिट से होकर वो जा रहा है ना यहाँ से वहां तक। और उस पत्थर में जब तक उसको तराशा ना जाए, उसका कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं क्रिएट हो रहा है ना। आप लोग कार्य क्या रहे हो कि उस पत्थर को कोई वैल्यू देने का काम हो रहा है, और इतने यूनिट, इतना मतलब महीन काम है वो
सब अगर देखो तो यार बड़ी बहन का ऐसी जो मानव पैदा हो रहा है ना, रा पैदा हो रहा है पत्थर जैसा, समझ रहे हो? उसके अंदर बहुत इम्प्योरिटीज भी है, पीछे का भी आया है ना, जो कंप्यूटर में दिखा रहा था ना, उसके निकालना है सब, तो वो ना सब रा उसके अंदर भरा हुआ है बहुत सारा। अब शिक्षा क्या करता है ना, उसको तराशता है, तराशने का काम है, उसको फाइन लेवल पे ले जा करके मानव तक पहुंचाना, यही काम है शिक्षा का। मैं सोचता हूँ यार, एक छोटे सी चीज को तराशने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सोचो अगर उतना मेहनत, मतलब उससे बहुत कम मेहनत लगेगा अगर एक बच्चे को तराशने में किया जाए तो वो हीरा बन के निकलेगा, है ना? ऐसा है वो। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली काम है अपने पास, और जैसे आगे होगा उसका कंटेंट क्या होगा, कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगी, इसी में फिर हमको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भी सब्जेक्ट वगैरह को ख़त्म कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है एक भाग में विजन का डेवलपमेंट हो और दूसरे भाग में उसका व्यवहार में अभ्यास हो, तीसरे में कर्म का अभ्यास हो। वो ये जो कर्माभ्यास है इसी के अंदर फिर वो विज्ञान गणित, जो गणित है ना, बेसिकली विज्ञान मीन्स दिस पार्ट। कारण मीन बता दिया, कारण क्रिया एक जगह है, लेकिन बीज है उसके अंदर, कारण है वृक्ष बनने का, राइट, मौजूद है। उसको हमने मान लो ये कुर्सी के प्लास्टिक के ऊपर रख दिया, उगेगा? क्यों नहीं उगेगा? वातावरण नहीं। तो दूसरा काम है, गुण का क्या मतलब होता है? वातावरण, ठीक है। अब वातावरण क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बिना कोई भी बीज पेड़ नहीं बन सकता। अब शिक्षा में क्या हो रहा है, एक तो कारण स्टैब्लिश है, दूसरा क्या कर रहा है? वातावरण देना। वातावरण में ही वो क्रिया संपन्न होगी। अगर वातावरण नहीं है, आप कितना भी दम लगा लो आपका बच्चा हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। वो ऐसा ही है जैसे बीज को पत्थर पे उगाने जैसी बात हो गई। तो आपको वातावरण को बनाना ही पड़ेगा, हम सबको मिलकर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में फिर वातावरण से कोई फल मिलता है, उसकी गणना होती है, जिसको अभी हम लोग गणित में मतलब साइंस में मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल लैंग्वेज, जहाँ पे काउंटिंग है, ठीक है। तो इतना है। आपने ये सब बात बताया ना, एजुकेशन का पूरा मतलब क्या ये है, क्या होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए और उसका क्या मतलब है, वो आपने बताया। अभी हमारे उधर क्या है कि जो भी एज ग्रुप है ना, वो एज ग्रुप ऐसे है कि सबके बच्चों का एजुकेशन चल रहा है, ऐसे एज ग्रुप है ज्यादातर। सही बात है, बराबर है। और ये सब चीज में आपने और दीदी ने दोनों ने काफी टाइम आपके बच्चों के लिए भी लगाया है। तो ये आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि अभी आप अहमदाबाद में हैं, आप थोड़ा ज्यादा समय लेके अभी फिलहाल क्या कि देखो, हम मध्यस्थ दर्शन को तो धीरे धीरे समझ के आगे जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सबके दिमाग में भाई बच्चों का एजुकेशन में अभी से हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आप टाइम निकाल के मतलब समझो कि हमारे लिए आएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी चीज लग रहा है। ये ज्यादा कनेक्टेड चीज है, क्या कि ये अपने पास टाइम थोड़ा कम था तो हमने मतलब खाली एक इंट्रोडक्शन जैसा रखा, लेकिन सबके बच्चे छोटे हैं। बहुत बढ़िया। और इसमें दूसरी बात ऐसी है कि काफी के परिवार के लोग हैं अभी, मतलब समझो गौरी भाई के वाइफ है और बाकी के कैसे, तो वो सब पढ़े लिखे हैं और वो किधर भी नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, मतलब ऐसे कोई ज्यादातर। और ये लोग वैसे शिविर से और अपने इससे भी जुड़े हुए हैं, तो ये लोग को ऐसे बच्चे के लिए मार्गदर्शन की बहुत काफी जरूरत है। ऐसा उनके साथ भी बात करने से हमको मतलब काफी ये होता है। तो नहीं, अगर आवश्यकता लगेगी, देखो जहाँ आवश्यकता है उसके लिए सारा प्रोविजन भी है, कुल मिलाकर ये बात है। डिपेंड्स होना आवश्यक। हाँ, अगर आपको आवश्यकता लगेगी, बाबा जी बोल रहे हैं भाई समस्या है तो समाधान है ही, आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने का पूरा प्रावधान है। हमको आवश्यकता लगनी चाहिए। अगर आवश्यकता नहीं लग रही है, हम कितना भी करेंगे, मेरे बोलने से और किसी कहने से तो कोई आने वाला नहीं है। हमको लग रहा है आवश्यकता तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कमी क्या हो रही है, हम वातावरण को अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक चीज को जैसे अगर ये जो समाधान बोला ना, या व्यवहार समाधान, तो इससे हुआ सुख और कार्य वाले से
सुविधा नहीं मिलता है, समृद्धि। सुविधा एक अलग चीज है, उसी वही तो संवेदना वाला भाग है। सुख सुविधा नहीं है, सुख और साधन। तो साधन वाला यहाँ से जुड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, शांति आ जाती है परिवार में। तो सुख शांति पूर्वक हमको जीना है, राइट, हम सब जीना चाहते हैं। तो ये सुख शांति पूर्वक जीने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, उसके लिए भैया हम सबको ना एक वातावरण चाहिए। कारण क्या है, जैसे मान लो बीज को उगना है तो मिट्टी चाहिए ना। एक मानव में सुख शांति से जीना है ना, तो उसके लिए जो कारण है ना वो परिवार है। परिवार के अंदर ही वो क्रिया होती है जिससे समाधान और समृद्धि सुनिश्चित होती है। अगर वो कारण ही नहीं होगा तो वो कभी भी करो वो आ नहीं सकता है, क्योंकि आपको कारण प्लेस करोगे तो क्रिया होगा ना। समाधान समृद्धि का जो क्रिया है वो तभी होगा ना जब वो परिवार स्वरूप में वो कारण मौजूद हो। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि कारण पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं है। ऐसे ही जीवन में अगर आपको चाहिए तो जीवन में एक कारण, कारण क्या है, अनुभव, मतलब आत्मा और बोध की क्रिया है ना, कारण क्रिया है। अगर वो कारण ही नहीं होगा तो क्रिया भी कैसे होगी। तो हर चीज कारण से जुड़ के कोई क्रिया है। ऐसे ही अगर आपको बच्चे को शिक्षा देनी है ना, तो एक उसका जो शिक्षा होता है वो समाज का काम है, ये व्यक्ति का मेरा काम नहीं है। मैं कितना भी करूं, हम अपने 2 बच्चे का नहीं कर सकते, क्योंकि वो कारण मौजूद नहीं है। ऐसे ही एक परिवार भी नहीं करता है, आप समझ रहे हो। वो कारण दोगे आप तो ही वो क्रिया होगा, नहीं तो हम कर लो आप कर लो, ऐसे तो कोई दुनिया में सभी कर ले, ऐसे कोई होता है, ये है नहीं। तो अपने मुझे भी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी वो चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमारे पास एक वस्तु आ जाने से हम कर लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि और चीज हम नहीं कर पाएंगे, वो मिलकर के होता है। तो ये सहअस्तित्व का काम ना सहअस्तित्व में ही होता है, साथ साथ होता है, मिलके होता है। अगर आवश्यकता बनेगी तो हम लोग मिलके करेंगे, इसमें भय की बात नहीं है। भय की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बहुत सोचोगे यार मेरा बच्चा बड़ा होगा, कल मेडिकल में जाएगा तो कैसे होगा, उसकी चिंता नहीं है। क्योंकि ये जो 2 आयाम है ना, एक आयाम ह्यूमैनिटी से जुड़ा है और दूसरा आयाम साइंस से जुड़ा है। ये जो व्यवहार वाला है ना, ये लिटरेसी वाला डोमेन है, और ये ना न्यूमेरेसी वाला डोमेन है। 2 ही अस्तित्व में चीज होती है, लिटरेसी और न्यूमेरेसी। और कोई अभी लैंग्वेज में भी देखोगे तो क्या है, 1 2 3 4 का खा गा गा, यही तो होता है। तो ये काका काका व्यवहार में रहता है, और कार्य में आपको न्यूमरेसी चाहिए, गणित चाहिए। तो एक भाग होता है ह्यूमैनिटीज और दूसरा है साइंस। तो ह्यूमैनिटीज का पोर्शन ये है, साइंस का पोर्शन यहाँ है। तो जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, चाहे ह्यूमैनिटीज वाला होगा या फिर साइंस वाला होगा, इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो कि नहीं, आ ही जाएगा, तो सभी आएगा। तो जो आज का मान लो कैरिकुलम है, वो कैरिकुलम को आप इसके अंदर थियोरेटिकली भी बता रहा हूँ, चाहे इंडिया का हो चाहे कनाडा का हो, कहीं का हो, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, कर ही सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर छूट तो नहीं रहा है ना, ये वाली बात है। अभी क्या हो रहा है कि केवल इतने से पूरा बात नहीं हो रही है, पूरे के होने से ही पूरी बात होगी। तो ये दूसरा विश्वास ये होना कि इस वाले भले ही हम दिन के 3 पार्ट रखेंगे, इट डजंट मीन्स कि हमारा जो करेंट कैरिकुलम है वो छूट जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका और बढ़िया प्लेसमेंट है, उसका एक डेस्टिनी है, कहाँ पहुँचाएगा हमको, तो वहाँ भी पहुँचाएगा। तो वो छूटने वाला ऐसा नहीं है कि इसको दे रहे हैं तो वो छूट जाएगा, ये नहीं, बल्कि वो भी अपने पूर्णता को पाएगा। विज्ञान की पूर्णता विवेक के साथ और उसकी पूर्णता ज्ञान के साथ। तो ज्ञान विवेक विज्ञान जुड़ करके ही पूरी बात होती है, ठीक है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कोई फीडबैक। देखो इसमें जितनी बात कहा होगा मैंने, सही कहा, सही बात लगी हो तो वो तो बाबा जी का विचार है, मेरा नहीं है, मैंने उनसे समझा है। जितनी गलत बात हो सब मेरी है। अगर कोई ऐसा हो मुझे समझ में नहीं आया हो तो वो जो अधूरापन है मेरा है, और जो सहीपन है वो सब बाबा जी का है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। तो सही वाला उनका, गलत वाला मेरा। जो गलती होगी उसको मैं और सुधारूंगा, जो सही है उसका अप्रिशिएशन तो बनता ही है मेरे मन में, एक्सेप्टेंस है। तो इस तरह से जो बात है मेरी नहीं है, इसमें एक भी वर्ड मेरा नहीं है, सब नागराज जी का है, उन्हीं के द्वारा है,
हम लोगों ने उसमें कुछ भी अपना ऐड वैड करने का नहीं बन रहा है, जैसा है उसको समझने का प्रयास है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो धीरे 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 और इसको समझेंगे। और मेरी जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि मैं मनन का भाग को मैं काफ़ी मैच्योर देख पाता हूँ, और साक्षात्कार के शुरुआत के जो इनपुट हैं उसको भी अपने अंदर मैं देख पाता हूँ कि हाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो उस अधिकार से कह रहा हूँ। कोई प्रश्न तो आप पूछ लीजिए। पूरा स्वरूप बहुत अच्छी तरह से आपने रख लिया है। हाँ, मुझे लगा जो बोर्ड पे है उसी को लेकर काम चलाते हैं, तो उतना एकदम आपने शॉर्ट टाइम में पूरा उसको व्यवहारिक फॉर्म में कैसे उसको कनेक्ट करना है ना। अच्छा कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट। कोई भी शब्द आ जाए तो भैया आप अच्छी तरह से। हाँ, अभी मेरे को लगता है कि कोई शब्द आता है तो उसका रूट कहाँ है, कनेक्शन भी। हाँ वो मैं रूट तक अभी पहुंच जाता हूँ कि अच्छा इस जगह से ये निकला है, शिक्षा इस जगह से कह रहे हैं, ये वाली बात यहाँ से निकल रही, परिवार का सोर्स यहाँ पे है, ऐसे अंदर बनता है, बहुत अच्छे से व्यू बनता है मेरे अंदर। ये लगभग 6 महीने से चल रहा है मेरे अंदर। 6 महीने में मेरा अध्ययन पीछे 6 महीने का बहुत बढ़िया हुआ है। तो हर एक चीज़ के रूट में, और उसका रूट का मैंने कैसे बैठाया, परिभाषा विधि से, कि भाई वो लिखा होगा तो ही मैं मानूंगा। मतलब मुझे ना वो प्रिंटेड चाहिए क्या लिखा है, और परिभाषा के अंदर मैं अपने को ढालता हूँ, ना कि परिभाषा को इंटरप्रेट करना, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उसके अनुरूप हो जाऊँ कि भाई ये वाली बात आ रही है। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ना कि आप शिक्षा एजुकेशन से जुड़े हो, आप शुरू से अपनी शिक्षा प्रणाली में, मैं अगर इंडिया की बात करूँ, भारत की बात करूँ, तो जो शिक्षा प्रणाली बनी है किसी न किसी का बेस लेके बनी है। कोई भी चीज़ एग्जाम्पल लेके, चाहे आप न्यूटन हो या कोई महापुरुष हो, जैसे हम कबीर को पढ़ते हैं, रहीम को पढ़ते हैं, तुलसीदास को पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला टीचर है, पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी रहते हैं। और उसमें तो बताया जाता है, बुरा ना जो देखल में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई, चंदन इस व्यापक नहीं, सारे लोग। हाँ वो तो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह। हाँ। वो भाव क्या टीचर दे नहीं पाया कि विद्यार्थी ले नहीं पाया? मतलब पढ़ने वाले तो बालक मन नहीं होते हैं, मतलब पढ़ाने वाले के अंदर वो, हाँ, मतलब कि पढ़ने वाले के अंदर योग्यता नहीं। एक तो ये समझना चाहिए कि विद्यार्थी में कहीं कमी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो रखी बात और आपको समझ में नहीं है, किसकी कमी है, आपकी की मेरी? मेरी है ना भाई, समझाने वाला तो मैं हूँ। आपको समझ में आया, वो अलग विषय है, नहीं समझ में आया ये भी मुझे ही समझना पड़ेगा कि नहीं आया। तो पहला है कि बच्चे तो पूरा रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, उनकी बनावट ही ऐसी है। दूसरा क्या हुआ कि एक भाग है कामना के स्वरूप में सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब पूरे परंपरा में कामना को देखोगे तो बहुत बढ़िया से हुआ। उसके पीछे का जो रूट काज है, हमको काज नहीं पता है, कारण तक हम पहुंचे नहीं हैं। और उसके बाद जो गुण है वो पूरा एस्टैब्लिश, भाव इसमें भी और आगे जाएंगे तो जो गुण है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे अंदर वो गुण आया ही नहीं, तो गुण और गुणी को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसमें ना भैया और थोड़ा मैं अपने से रखता हूँ, तो जैसे अगर हम लोग अभी कैसे कि अभी ये चीज इन्होंने का प्रश्न है कि विद्यार्थी गलत है कि शिक्षक गलत है, या तो फिर कौन नहीं पहुंचा पा रहा है, या तो फिर कौन किसकी गैप कहाँ पर है, वो इस बात कर रहा है। उसको और थोड़ा रूप में पकड़ेंगे तो शायद से मैं ऐसा देखता हूँ कि एक तो है कि विद्यार्थी और टीचर, लेकिन करिकुलम जो है वो विद्यार्थी या तो फिर टीचर डिसाइड नहीं करता है। सबसे पहली चीज करिकुलम जो है वो विद्यार्थी टीचर डिसाइड नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर की एक बॉडी है, वहां से डिसाइड होके आता है। अभी शायद से ये पूरे अगर सिस्टम का अगर गैप की बात करें तो वो बॉडी एक्चुअली में क्या स्थापित करना चाहती है विद्यार्थी में, उसकी स्पष्टता उनके अंदर कुछ भी है या तो नहीं है, दोनों चीज है। और अगर है तो वो टीचर तक पहुंची कि नहीं पहुंची। और दूसरी चीज की जो स्पष्टता से वो बॉडी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्पष्टता में तो अल्टीमेटली हम लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स और ये अलग अलग स्किल सेट ही डेवलप करना चाहते हैं लोगों में। और एक रेफरेंस से अगर उसको कहे तो वो स्किल्स में तो मतलब हम लोग एक्सीलेंस में आ गए हैं,
ठीक है, बात अभी हम लोगों को कहाँ पर पच नहीं रही है, इस जगह पे पच नहीं रही है कि आदमी सिविलाइज्ड नहीं है अगर उसको इंग्लिश के फॉर्म में रखे तो, ठीक है, लेकिन उसको सिविलाइज करने के लिए इनके पास कंटेंट नहीं है बॉडी के पास। समझ रहे हो? आज अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो क्या अच्छे इंजीनियर्स नहीं हैं? आज हो ही रहे अच्छे इंजीनियर्स। डॉक्टर्स की बात करेंगे तो आज अच्छे डॉक्टर्स भी निकल रहे हैं। हाँ ठीक है कि हर विद्यार्थी है तो उसकी एक क्षमता है और उसकी एक गति है, उसके रेफरेंस से वो स्किल को ग्रहण कर पाता है। टीचर्स की भी कहीं ना कहीं कमी है और उनकी भी क्षमता है कि वो अच्छे विद्यार्थी को पकड़ पाते हैं या तो फिर इवन बुरे विद्यार्थी को अच्छे से पिरस पाते हो, तो वो दोनों तरफे से है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ओवरऑल अगर देखेंगे तो शायद से हम लोगों ने पिछले 50 साल में एज अ मानव जाति जितना प्रोग्रेस किया या तो फिर पिछले 200 साल 300 साल में, और उसको वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर 1000 साल पहले की बात करें और आज जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हम लोग हैं या तो फिर जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, मतलब जो कल्पना में नहीं था 500 साल पहले वो हम लोगों ने कर दिया। प्लेन बना दिए, ट्रेन बना दी है, मतलब गाड़ी बना दी, तो छोटी चीजें नहीं है ये सब। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वैसे तो हम लोगों ने अच्छा कर ही दिया है उस क्षेत्र में, लेकिन क्लैरिटी कहां पर नहीं है कि सिविलाइज्ड अगर लोगों को करना है या तो फिर चेतना विकास करना है तो पहले तो चेतना विकास ही नहीं समझ में आया, या तो उसको करने गए तो उसको धर्म के साथ रिलेट कर लिया। ये यहां पर गैप है। और मेन बात हुई ना उसमें, वो शब्द वाली गेम तक ही हम रहे हैं। हमारा जो भी अभी तक हमने जो भी सुना है वो शब्द तक रहे हैं। जैसे कि हम कई सारी बातें ऐसे सुनते हैं कि भाई मीन्स वो गुजराती में बोलते हैं ना कि भाई क्या ना बोले नव गुण ने बोले ना बोर वेचे, जैसे कि ऐसे ही दोनों शब्द है तो अभी बच्चा क्या पकड़ेगा? अभी हम शब्द ही पकड़ रहे हैं। अभी भी जैसे ना महेश भाई भी शब्द ही बता रहे हैं, हम लोग सब लोग लिसनिंग रूम में बैठे हुए हैं, इस चीज को पकड़ना है, ये चीज हम गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं उसी चीज को बोल रहा था। पहले भी तो टीचर वही कर रहा था कि बुरा काम नहीं करना है, दूसरे में बुराई नहीं खोजनी है, तो वो कंटेंट लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? मेरा क्वेश्चन ये था। वही तो मैं कह रहा हूँ भैया देखो, हाँ तो मैं दो मतलब फिर से रखता हूँ। जब एजुकेशन को देख रहे हैं ना तो एजुकेशन में 4 पार्ट होते हैं। एक है अध्यापक, मतलब कमी कहाँ आएगी, अध्यापक है। दूसरा है अध्यापन कैसे करता है। तीसरी बात है विषय वस्तु, उसकी कंटेंट। और चौथा है शिक्षा का एक प्रणाली, एक उसका मेथोडोलॉजी डेवलप होता है जिसको पेडागोजी बोल रहे हैं, वो कैसे होगा। तो अभी हम सोच रहे कि कहाँ कमी है अध्यापक में। हो सकता है अध्यापक बहुत ईमानदार हो, तो जो सबसे पहला चीज है ना वो हमको कंटेंट देखना पड़ता है कि कंटेंट में पूरा है कि नहीं है। अभी तक जो हम पढ़ाते हैं स्कूलों में, हम विषय पढ़ाते हैं, वस्तु नहीं पढ़ाते हैं। जैसे आप कोई पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स, ये विषय है कि वस्तु है? विषय पढ़ते हैं ना, बोलते भी तो हैं कि आज हम ये विषय पढ़ेंगे। तो हम पूरे बच्चे को अभी तक विषय ही पढ़ा रहे हैं। तो एक है विषय आधारित एजुकेशन और दूसरा है वस्तु आधारित एजुकेशन। तो पहला ये देखना है कि जो विषय वस्तु है वो क्या चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं है खाली आप सब्जेक्ट ही पढ़ाते जा रहे हो और आपको वस्तु क्लियर ही नहीं है, तो वहां चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा ओके कि जो वस्तु है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पेडागोजी वो कंपेटेबिलिटी में है कि नहीं है। आप मानव बनाना चाहते हो और सब चीज फ्रेगमेंटेशन में दे रहे हैं। एक ही मानव को आपको पढ़ाना है, मानव तो एक ही है, उसी को हम मैथ दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये वो दे रहे हैं। उसके इतने टुकड़े कर दिए कि एक आदमी एक भाग में कहीं ठीक ठाक कर रहा है, बाकी भाग उसके पास ही नहीं आ रहा है। तो पेडागोजी में क्या हो गया कि आप स्पेशलाइज्ड कोई एक सिस्टम बना दिए लेकिन श्रेष्ठता को उसमें एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। वो भी एक भाग हो सकता है। वो तो आप हम सबको जांचना पड़ेगा, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो पेडागोजी में ही बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि अध्यापक जो पढ़ाने वाला है उसके पास आचरण ही नहीं है, केवल शब्द है, बुरा देखन मैं चला है ना ऐसा, लेकिन वो जब देख रहा है तो बुराई देख रहा है। वो बच्चे के हाथ में वो 2 का पढ़ा नहीं तो ड्रिंक कर दे रहा है, ऐसा भी टीचर है। तो पता चला टीचर के आचरण में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही माँ बाप के आचरण में नहीं है, बच्चे से एक्सपेक्टेशन कुछ है, अपने कंडक्ट में है नहीं। तो जब हमारे समाज में जो आचरण है अगर वहां नहीं है तो एक बच्चे में कैसे ट्रांसफर होगा, ये वहां भी जांचा जा सकता है।
फिर अध्यापन, खाली कंटेंट आ गया, आपको समझ आ गई, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि उस एज में कैसे पहुंचाएं। भाई कोई 5 साल का है उसको, और उसी में 4 प्रवृत्ति वाले हैं। एक बच्चे खेलने में उसका ज्यादा मन लगता है, एक बच्चे का बैठ करके पढ़ने में, एक बच्चा कुछ क्रिएटिव आर्ट में उसका, तो अलग अलग प्रवृत्तियों वाले बच्चे हैं। अब आप सबको एक कक्षा में बैठा दिए और उसको नहीं नहीं ऐसे ही करना है तेरे को, तो ऐसे भी नहीं चल सकता है। तो हमको अपने टीचिंग जो मेथड है उस पर भी सोचना पड़ेगा कि हम हर एक बच्चे तक पहुंचना मेरा काम है ना, तो हम हर एक बच्चे के लिए कैसे करेंगे कि अलग अलग जो टेंडेंसीज है उसके साथ हम न्याय कर पाए। ये आपको काम तो हम सब मिलकर के जांच सकते हैं ना। हम ये नहीं करें कि मुझे मालूम है, हम लोग चलो मिलकर जांचते हैं यार कहाँ कहाँ हो सकता है चारों में कमी हो तो चारों को पूरा करेंगे, चारों में जो अच्छी बातें हुई होंगी उसको ले भी लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सब खराबी हुआ होगा, तो जो अच्छी चीजें होंगी लेंगे, जो नहीं होगा उसको रिप्लेस करेंगे, उसको पूरा करेंगे। इस तरह से हम लोग जा सकते हैं, समझ रहे हो। दूसरा क्या हुआ, शिक्षा में जो कमी है, मूल्य का नाम है, वस्तु अभी क्या है उसका क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ ना 30 मूल्य अपन लोग कह रहे हैं। जैसे जो साइंस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं ना, वो जो मूल्य स्थापित कर, वो भी एक मूल्य की स्थापना है बेसिकली। एयरप्लेन क्या है, एक मूल्य की स्थापना आपने किया। जड़ प्रकृति में लोहा है, ये है वो है, उसको लेकर के आप कोई एक उपयोगी वस्तु बनाया। ऐसी सारी चीजें हैं उपयोगी वस्तु, है ना, ये है कंप्यूटर सब। लेकिन इतना ही नहीं है संसार। ये जो उपयोगिता मूल्य है, कला मूल्य आपने स्थापित किया है, ये शिष्ट मूल्यों का निर्वाह हो सके, हम शिष्टतापूर्ण व्यवहार कर सके, उसके लिए कोई उपयोगी चीज है। मतलब इसका जो समर्पण है इसके लिए है। अगर व्यवस्था ही नहीं है, शिष्टता ही स्थापित नहीं हुई, सभ्यता का कोई स्वरूप नहीं है, तो हम इनको लेकर करेंगे क्या? कंपटीशन करेंगे, ये करेंगे, ये तोड़ फोड़ कर देंगे। तो इसका जो प्लेसमेंट है ना वो शिष्ट मूल्य के साथ है। अब मान लो शिष्ट मूल्य भी आ गया, बहुत अच्छा से बोलना, शिष्टतापूर्ण व्यवहार, अच्छे से विनम्रता से पेश होना, कोई ऊंचा आवाज नहीं हो रहा है, सब कुछ आपने बड़े शिष्टता, जो भी आ रहा है उसका देखभाल, ये वो, खिलाना पिलाना सब चल रोक रहे, यार कितना अच्छा आदमी है। लेकिन ये है और स्थापित मूल्य है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे भाई? तो दिखने तो सभ्यता में आ गया तो, लेकिन हमारे अंदर वो स्टैब्लिश ही नहीं है, हमारी स्थिति में नहीं है, केवल गति में है। तो जीने में तो दिख रहा है, स्थिति में खालीपन है। इसको एक रूप से पाखंड भी बोलते हैं। फिर पाखंड का मतलब क्या होता है? जो बाहर दिख रहा है वैसे अंदर है नहीं, तो ये भी हो जाता है। तो भैया इसका भी प्लेसमेंट चाहिए, वो है स्थापित मूल्य भी, वो चीज तो ही बात बनेगा ना। आप समझ रहे हो? मान लो स्थापित मूल्य आ गया, लेकिन ये सर्व मानव का एसेट नहीं है, सर्व मानव तक मिल करके एक व्यवस्था का स्वरूप नहीं बन पा रहा है। तो मानव का स्वभाव ऐसा हो जाना, मतलब मानव जाति उस स्वभाव में जीने लगी। कौन से स्वभाव में? जो मानवीय स्वभाव है। तो जब मानव को स्वभाव दिखा, तो कोई भी बच्चा पैदा होगा उसको क्या लगेगा? ये तो मानव का स्वभाव यही है। अभी बच्चा पैदा हो रहा है तो लग रहा है कि मानव का स्वभाव तो क्रूरता है, दीनता है, हीनता है, ऐसा लगने लगता है बच्चे को। क्योंकि मानव में ना वो जो वातावरण है इसमें है नहीं, व्यवस्था में ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो वो भी चाहिए। और अल्टीमेट बात क्या है? अल्टीमेट है जीवन मूल्य, हमारे अंदर सुख शांति संतोष आनंद का होना। तो ये ना एक वो होता है ना रसियन डॉल, उसमें बड़ा गुड़िया बड़ा होला, उसको खोलोगे तो उसके अंदर एक और छोटा सा होता है, उसको खोलो तो वैसे ही उसके अंदर भी होता है, उसके पेट में। देखा कि नहीं वो डॉल? देखा ना? तो समझो एक बड़ा चीज है, उसके अंदर एक छोटी सी, उसके अंदर वो, उसके अंदर वो। ये जो सबको कवर करने वाली चीज है ना, वो जीवन मूल्य है बेसिकली। जीवन मूल्य क्या है? यही अल्टीमेट गोल है जिसको हम कह रहे हैं सुखपूर्वक जीना, वही मानव का धर्म है। और इस धर्म का जो मैनिफेस्टेशन है वो मानव मूल्य के रूप में है, जो कि पूरी व्यवस्था से जुड़ा है। जब हम व्यवस्था में जीते हैं तो हमारा परिवार सजता है। अखंडता और सार्वभौमता में ही मेरा परिवार होता है, तो उसमें हमारे अंदर स्थापित मूल्य होते हैं। जब हम स्थापित मूल्यों में जीते हैं तो हम परस्परता में ठीक से व्यवहार करते हैं,
वो शिष्ट मूल्यों से प्रकट होता है। और जब शिष्ट मूल्यों से हम निर्वाह करने जाते हैं तो उसको कुछ वस्तु भी चाहिए। उन वस्तुओं को फिर हम जड़ प्रकृति पर श्रम पूर्वक उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य को स्थापित करके लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो सब सारा पुष्टि मिल जाती है। तो इस तरह से एजुकेशन का कंटेंट क्या हुआ, इसी का अभ्यास। अब जैसे बुरा, इसमें कोई बुराई बुराई की बात नहीं है, मतलब एक ही चीज चल रहा है, इसका अभ्यास कराना। तो इतना का जो अभ्यास है वो तो हो गया यहाँ पे, और ये नीचे वाला जो अभ्यास है वो हो गया यहाँ पे। ये 30 मूल्य का अभ्यास ही है मूल्य शिक्षा। और मूल्य शिक्षा के बैकग्राउंड में क्या चाहिए, एक चेतना का विकास। इतना है काम। पूरा में करेंगे तो पूरी बात आएगी। जैसे एक मछली है ना, उसको ग्लास के जार में, अभी मैं भैया से बात कर रहा था कि एक शब्द होता है भीगा डूबा घिरा। तो भीगा डूबा घिरा है ना, तो डूबा का मतलब अगर एक जार में मछली हो तो कितना दूर में क्रियाशील होगी, और बड़ा कंटेनर हो तो, और एक शार्क मछली समुद्र में है तो उतना में। ऐसे ही मानो ना, डूबा कितने में है। अभी मैं डूबा हूं केवल अपने और उतने, तो उतने में ही हम क्रियाशील रहते हैं। ऐसे ऐसे उसमें करते रहते, और छटपटाहट भी होती है। थोड़ा और हो गया, दायरा बढ़ गया, परिवार और कम्युनिटी भी आ गई, तो फिर हम उतने में क्रियाशील हो जाते हैं। और अगर थोड़ा और दायरा बढ़ गया मानव का, मान लो गांव भी आ गया, समाज भी आ गया, तो हम उतने में क्रियाशील। पूरा नेशन आ गया, और मान लो पूरी धरती आ गई, तो मानव की जो क्रियाशीलता है ना, व्यापकता में है। जब तक व्यापक पूरा स्पष्ट नहीं होता है, हमको हमारा क्रियाशीलता स्पष्ट नहीं होता है कि हम कितने में क्रियाशील हों। तो पहली जो मुद्दा है, जो टीचर है, उसके अंदर व्यापकता। तो हर एक बच्चे को, मेरा तेरा बच्चा नहीं है, हर एक बच्चा व्यापक में डूबा है। हम सब उसी में डूबे हैं। जैसे मछली पानी में डूबी है, हम सब मानव व्यापक में डूबे हैं। तो वो जब उतना डूबना होता है, तब उतने में मैं क्रियाशील होता हूं, तब मैं सबके साथ न्याय भी करता हूं। तो बात पूरी बनती है। अभी कभी और होगा तो बताएंगे भीगा क्या है और क्या है। तो इतना पे रोकते हैं, और कोई प्रश्न होगा नहीं तो यहाँ पे रोक लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया। हाँ, मैंने कहा कि मेरी स्थिति में मनन की एक मैच्योरिटी देख रहा हूँ, और साक्षात्कार का प्रारंभिक स्वरूप मुझे अपने में दिखाई देता है। 6 क्रिया तक जी रहे हो। हाँ, 6 क्रिया तक जी रहे हो। 6 क्रिया नहीं होता। जीने का मुद्दा खाली 2 है, 4.5 या 10, उसके बीच का कोई लिंक नहीं है। आपने बोला साक्षात्कार तक में अभी हाँ, मेरे अंदर की जो स्थिति है, जहाँ देखना है मेरा कितना, तो मुझे लगता है कि जैसे सह अस्तित्व कोई वस्तु है, तो मुझे उसका साक्षात्कार ऐसा लगता है कि सह अस्तित्व को मैं, जैसे बोलेंगे भीगा डूबा गया, तो मैं उसको देख पाता हूँ कैसे मानव में है। तो एक एग्जांपल दो ना, लाइक आपकी पुरानी लाइफ 5 साल पहले वाली और अभी जो आप साक्षात्कार जी रहे हो। तो उसमें एग्जाम्पल में ये होता है कि जैसे मैं व्यवहार कर रहा हूँ ना, तो व्यवहार में पहले क्या है, संवेदना का दबाव बहुत है, ठीक है। तो चीजें क्या है, संवेदना ड्रिवेन है। उसमें शरीर का जो सुख है, एक मानव को भी देखा, उसमें मेरी पत्नी मान लो, तो पहला यही दिखाई देता, भोग की वस्तु है। तो उससे मेरे अंदर जो पीड़ा है, यौन पीड़ा, ये सब रहता है। आगे जाकर क्या दिखता है कि पर पुरुष पर नारी की मानसिकता से मुक्ति मिलती है। हमारे अंदर कहीं कल्पना में भी वो नहीं रहता है, यहाँ से डाइल्यूट हो जाता है अंदर से। तो पहला उपलब्धि तो यही लगता है कि मेरे अंदर पर पुरुष पर नारी का कल्पना नहीं है। ये जीने में दिखाई देता है। सबसे पहला प्रारंभिक बिंदु यही है, पर पुरुष पर नारी की कल्पना या विचार से मुक्ति। ये स्व पुरुष व नारी नहीं है, अभी तो केवल उससे पर से मुक्ति है। फिर क्या दिखता है दूसरा, अभी भी मेरे अंदर मान लो पीड़ा जग रही है, तो उसमें 2 है, एक है यौन पीड़ा, एक है यौन चेतना। 2 भाग आ जाता है। तो दिखता है आगे जाकर पीड़ित नहीं हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि चेतना, हमारी जो चेतना है, वो ये जो जागृति है उसमें ज्यादा रमती हुई दिखने लगती है। तो
जो पत्नी है या पति का शरीर है, कोई मानव का शरीर है, ये मानव का शरीर हमको एक पवित्र रचना दिखाई देती है जिसका प्रयोजन जागृति को पाना और प्रमाणित करना है, ऐसा दिखाई देता है। ये सब आपको अपने अंदर ही दिखाई देगा। तो ऐसे करते करते जो हमारी टेंडेंसीज रहती है उसके अंदर परिवर्तन दिखता है। तो ये सबको विटनेस करने से आपके अंदर और विश्वास बन जाता है कि कोई बात अच्छी हो रही है अपने अंदर। तो ये सब जीने का मुद्दा ना मानसिकता में है, ये नहीं कि हम आपके कैसे बोले गुस्सा कम हो गया, मैनेजमेंट कर रहे हैं, एंगर मैनेजमेंट, ये सब बहुत सुपरफिशियल बातें हैं। अंदर बात है पवित्रता, और पवित्रता है स्वयं के अंदर, ये आपको मानसिकता में अपने अंदर दिखाई। तो ये सब कल्पना में क्वालिटेटिव चेंज होने लगते हैं। तो आपको ये विश्वास होता है कि अब जो मन है वो संवेदना की बजाय वृत्ति से ड्रिवन हो गई। तो आपको विश्वास आ जाता है कि यार चेतना में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। उसको विटनेस कौन करेगा? उसका प्रमाण खुद ही में मिलता है। और जो दूसरा पर्सन होता है वो आपके परिवार में मेरा क्या स्वरूप है, मेरी क्या मानसिकता, वो आपको दिखता है। तो उससे आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाए। क्या विश्वास? 3 तरह के विश्वास हैं। पहला विश्वास होता है आत्मविश्वास, मतलब अनुभव के होने में विश्वास आ जाता है कि मैं अनुभव संपन्न हो जाऊंगा। दूसरा, उसके बाद मेरा अनुमान है, अब ये विश्वास मेरे अंदर आ गया है कि कोई दूर नहीं है अनुभव की मंजिल, मैं उसको पालूंगा। ये मेरे अंदर विश्वास बना हुआ है। अभी 6 महीने पहले नहीं था, आज है। तो ये है। फिर आगे आएगा स्वयं में विश्वास, फिर आएगा संबंधों में विश्वास। ऐसे 3 स्टेज है। ठीक है भैया? थोड़ा एक एग्जांपल से अगर वो कनेक्ट करें तो जैसे एंगर मैनेजमेंट जो आपने शब्द बोल दिया, लेकिन उसको और थोड़ा इलैबोरेट करें तो जैसे एक तो होता है कि अंदर गुस्सा है लेकिन बाहर उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, इसी को बोल रहे हैं एंगर मैनेजमेंट, लेकिन अपने अंदर तो दिखता है कि एंगर है। तो वो अंदर की स्थिति से भी मुक्त हो जाना, वहां विश्वास बनेगा कि जैसे एंगर को मैनेज नहीं कर रहे, एंगर है ही नहीं। हाँ, ये तो ये सब विटनेस करोगे आप। ये देखो, इसमें ना किसी दूसरे को ऐसा थोड़ी कि हाँ हनुमान जी हमारे चंद्र राम है तो सीना फाड़ के दिखा दिया, देखो है ना, ये थोड़ी है, मजाक करे से। तो इसमें ना अपने अंदर विश्वास हो जाना कि यार मैं इसको पालूंगा, ऐसा है। और होता है, मतलब आप करोगे तो आपके अंदर ना यही सारी चीजें घटित होती हुई दिखती हैं, और आपको खुद में विश्वास आने लगेगा कि अब मैं जो ज्ञान है, सहअस्तित्व स्वरूप में अस्तित्व है, उसका अनुभव मुझे हो जाएगा। ये विश्वास आना। नहीं तो क्या होगा, आप बोलोगे कि चलो इस लाइफ में अगले लाइफ में होगा। अगले लाइफ का क्या प्रोग्राम है? अरे भाई वही प्रोग्राम है आगे जाकर भी, तो अभी करेंगे ना। तो ये विश्वास पैदा होना कि मैं अनुभव संपन्न हो जाऊंगा, वो तभी होता है जब ये फ्लिप हो गया। एक बार फ्लिप होगा मन, तुरंत ही पहला मूल्य जो आता है स्वयं में, मूल्य है ना इसे, तो जो पहला मूल्य आता है यहां से आता है 2 मूल्य। सबसे पहला ये मैंने अपने में विटनेस करके देखा है 2 मूल्य को। सबसे पहले वो है, एक तो स्वयं में विश्वास, उसी के साथ आता है कृतज्ञता। 2 मूल्य सबसे पहले आते हैं। एक कृतज्ञता था कि मेरे संवेदना आधारित, मेरे को किसी ने जन्म दिया, खिलाया पिलाया, उन्होंने दिया, देखो उन्होंने जॉब दे दिया, उन्होंने मेरा, ये भी एक कृतज्ञता का भास है। दूसरा आया कि जो मुझे समझ आई, जो मेरे अंदर परिवर्तन हुआ, वो मेरे से नहीं हुआ, इस विचार के पीछे कोई और मानव है। इसमें आदरणीय श्री ए नागराज जी है। तो मुझे ना वो विचार दिखता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, ये सब तो बाबा जी का ही पूरा विचार मेरे अंदर है। तो पहली बार अपने विचार में आप किसी को स्वीकार लेते हैं कि ये मेरे विचार में समाधान किसी और के विचार में है, तो वो मानव आपके अपने विचार में एक संबंध दिखने लगता है। किसके आधार पे? जागृति के आधार पे, कि मेरे विचार में जो जागृति हुई इसका कनेक्शन कोई और है, तो वो विचार का जो, इसका नाम है कृतज्ञता, ये स्वीकृति जो है। सो दैट इज कृतज्ञता। कृतज्ञता जो ही होता है आपके अंदर फिर से विश्वास ये होता है कि मैं जागृति को पालूंगा। इतना ही है मामला, कुल मिलाकर मैं जागृत मानव बन जाऊंगा। तो इसमें विश्वास होने से आपका फिर आगे चलता है, फिर नेक्स्ट उससे जुड़ी हुई कड़ियां हैं सब। ठीक है? दीदी को हम खाली मतलब थोड़ा बहुत भी अगली बार भाई जी, इस बार मुझे लगता है ये हाँ रखेंगे, इतना अच्छा से वो बताया। अगले बार हम शिक्षा का और स्वरूप बातचीत करेंगे, पूरा डिटेलिंग हम भी एक साथ में कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत हम
जबरदस्त है, बहुत अच्छा आपने रखा है, तो मैं क्या और ऐड करेंगी? ये भी एक विचार है। प्रश्न तो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा है। आज की बात से ये बात अपने को एक महसूस हुआ है कि हम लोगों ने अभी एक दो प्रबंधकों को, सोम भाई को सुना है, उसके बाद श्रवण भाई को सुना है, भाई को ऑनलाइन। लेकिन क्या है कि हर लोग अपने अपने हिसाब से बहुत अलग है। गहराई हाँ, गहराई अलग अलग है और इसकी एक अपनी जर्नी के लिए ये बहुत अपने लिए उपयोगी समझी है। तो जैसे जैसे भी अपने को जो चीज डिफिकल्ट मतलब लग रही थी, शब्द को मालूम नहीं पड़ रहा था, ये सब चीज था, तो आज महेंद्र भाई को सुनने के बाद अभी वो बोल रहे हैं कि मैं अनुभव संपन्न हो जाऊंगा, ये बात जो विश्वास से बोल रहे हैं, तो हम भी मतलब क्या है कि हमारे एक स्टेप आगे बढ़ने में अपने को भी विश्वास बैठता है, कॉन्फिडेंस आता है। ये बात बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी है। और अभी ये मेरे हिसाब से 1.5 महीना अहमदाबाद में है, बराबर है। ये 4 से 11 तो उनका शिविर है अहमदाबाद में, लेकिन 1.5 महीना इधर है। अपने हिसाब से अब जैसे भी मतलब समझो कि अपन अंदर से डिसाइड करके उनका डेट और अपना मैच करके अपन आएंगे। तो मैंने जो बात बोला वो मेरे को लगा वैसे बोला, वो बच्चों वाली और ये बात, इसमें आप लोगों को जो भी मतलब लगता है, उन्होंने बोला ना कि भाई अपनी उपयोगिता है तो फिर हम आवश्यकता है तो उसके हिसाब से सोच के ऐसे होगा। तो अहमदाबाद और विश्वनगर अपना कुछ दूर नहीं है और मिल सकते हैं और काफी डिटेलिंग, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन में जो भी बच्चों वाली बात आती है ना, वो बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो भैया इतना शॉर्ट टाइम में आपने मतलब सब बताया, इसके लिए हम सबकी मतलब ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच।